तो इस एनिमे की शुरुआत में हम ईएन को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब होती है और ये एक खाई के पास खड़ा होता है। ये सारी मेरी ही गलती है क्योंकि मैं काफी कमजोर हूँ। और वो एक स्माइल करता हुआ इसी खाई के अंदर कूद जाता है। आखिरकार मेरी इस घटिया जिंदगी का आज अंत होने जा रहा है। सभी लोगों ने मुझे एक कूड़े की तरह ट्रीट किया, लेकिन आज वो दिन आ चुका है जब ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा और मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया और आज भी मैं एक कूड़े की तरह ही मर जाऊंगा। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक स्वॉर्ड्समैन और एक मेज को देखते हैं और ये दोनों ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपने सामने एक काफी खतरनाक रैट मॉन्स्टर को जान से मार देते हैं। और इसे मारने के बाद वो दोनों अपनी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर देते हैं। तो चलो, हमारा काम तो हो गया और अब ये तुम्हारी बारी है। कहाँ हो ईएन, कूड़ा उठाने वाले? मेरा नाम ईएन है और मैं कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं हूँ। लेकिन आगे आते ही वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी कमर पर काफी सारा सामान था और ये दोनों उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। ओह ईएन, तुम तो सच में काफी यूजलेस हो। मुझे माफ करना कि मैं नीचे गिर गया, लेकिन ये सामान सच में काफी भारी है। और इस बंदे का नाम होता है जॉइड और वो ये कहता है, अरे ईएन, जल्दी से इस चीज को अप्रेज करो। और ईएन बेचारा इन दोनों की बातों को मानता हुआ ये बताता है कि उसके पास जो स्किल है उसका नाम है अप्रेजल और इस स्किल को इस वर्ल्ड के अंदर काफी कमजोर माना जाता है। और वो ये बताता है कि जब इस वर्ल्ड के अंदर किसी बच्चे का जन्म होता है तो गॉडेस उसे अलग अलग तरह की जॉब्स देती हैं और यहाँ पर लोग अपनी स्किल्स को अपग्रेड तो कर सकते हैं, लेकिन जो जॉब्स उन्हें जनरेशन से मिलती हुई आ रही होती है वो उन जॉब्स को चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पर जॉब्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रेयर क्लास, हाई कॉमन और लो कॉमन। और ये तीसरी कैटेगरी वही है जिसके अंदर ईएन फॉल करता है और इसके अंदर वही लोग आते हैं जो कि लड़ नहीं सकते। और जब ईएन छोटा था तो उसने अपने माँ बाप को खो दिया था, तो इसलिए वो उनके ट्रेड को भी कैरी नहीं कर पाया और उसने एक नया रास्ता चूज कर लिया। और फिर हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ईएन इस चूहे के ऊपर अपनी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है और उसे ये पता चलता है कि इस चूहे के जो दांत हैं वो डी रैंक के हैं, यानी कि काफी महंगे बिकने वाले हैं। जिसके बाद ईएन इन दांतों को निकालने की कोशिश करता है, पर ये काम थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो उन दोनों से हेल्प मांगता है। तुम्हें क्या लगता है कि हम ये घिनौना काम करेंगे? ये काम तुम खुद ही करो। और यहाँ तक कि वो उसके ऊपर पत्थर फेंक कर भी मारता है, लेकिन ये चीज ईएन को बर्दाश्त नहीं होती। अबे ओए, तू मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? और ये बोलने के बाद जॉइड उसकी एक जोरदार लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है। तुझे तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि हमने तेरी जान बचाई है, समझा? और ईएन बेचारा उनसे माफी मांगकर दोबारा से अपने काम पर लग जाता है और ना चाहकर भी उसे ये सारा काम करना पड़ता है और वो फाइनली इन दांतों को बाहर निकाल लेता है। और ये देखकर वो दोनों अब भी उसका मजाक बना रहे होते हैं। अरे वाह, क्या काम कर रहे हो, और वैसे भी ये काम तुम्हारे ऊपर काफी सूट करता है। और फिर ये सारे आगे बढ़ते हैं और ईएन ये सोचता है कि मैं काफी कमजोर हूँ और मेरे पास ये सारा कुछ करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और जैसे ये सारे आगे जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक मॉन्स्टर की बॉडी दिखती है और जॉइड ये कहता है कि चलो ईएन, अपने काम पर लग जाओ। लेकिन गिल्ड की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये बॉडी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। ये सुनते ही जॉइड को काफी गुस्सा आ जाता है और वो ईएन के एक जोरदार लात मारता है। तुम ये बातें हमें मत बताओ, अपने काम पर ध्यान दो। और ये लड़की जिसका नाम जॉलिन है वो भी ईएन को देखकर काफी खुश हो रही होती है। अगर इस बच्चे ने इसके अंदर से सारे मटेरियल्स बाहर निकाल लिए तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा और हम काफी मस्ती करेंगे। और ईएन भी अपने अप्रेजल का इस्तेमाल करके इस मॉन्स्टर के अंदर से काम की चीजों को बाहर निकाल लेता है। और जब इन्हें आगे जाने पर दोबारा से एक मॉन्स्टर की बॉडी दिखती है तो ईएन ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई ना कोई तो गड़बड़ है। लेकिन जॉइड उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है। अगर तुझे यहाँ पर कोई गड़बड़ लग रही है तो तू यहाँ से चला जा और हम तुझे अपनी पार्टी से बाहर निकालते हैं और साथ में तूने जो सामान कलेक्ट किया है वो सारा हमें देकर जा। लेकिन ईएन को ये जॉब काफी मुश्किल से मिली होती है और कोई भी उसे अपनी टीम के अंदर नहीं रखता। और अगर इन लोगों ने भी उसे अपनी टीम से निकाल दिया तो ईएन के खाने के वांदे पड़ जाएंगे और उसकी हालत बस से बदतर हो जाएगी। तो इसीलिए वो इनके साथ चलने के लिए मान जाता है। और जैसे ये सारे आगे जाते हैं तो इनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स मरे पड़े होते हैं और ईएन ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार इन सबको किसने मारा, और जिसने भी इन सबको मारा है तो उसने आइटम्स को कलेक्ट क्यों नहीं किया। अबे ओए, तू अपना मुंह बंद रख। और जैसे ही सारे आगे देखते हैं तो इनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि इनके ऊपर अटैक करने के लिए एकदम तैयार होते हैं। और ये देखकर ईएन की फटनी शुरू हो जाती है और तभी जॉलिन कहती है कि
कि ये तो काफी सारे हैं, तो हम इन्हें कैसे हराएंगे। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि जॉलिन ईएन के ऊपर अपने पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल करती है और ईएन को पैरालाइज कर देती है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और ईएन उन्हें रोकने की काफी कोशिशें करता है, पर ये दोनों नाक की सीध में निकल जाते हैं। और अब ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स ईएन के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं और उसे पूरी तरह से इंजर्ड कर देते हैं, जिसके बाद ईएन एक पत्थर उठाकर उनके ऊपर हमला करता है और फटाक से अपना बैग खोलकर सारा का सारा खाने का सामान बाहर निकाल देता है और ये सारे मॉन्स्टर्स उस खाने के सामान को खाना शुरू कर देते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर ईएन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि जॉइड और जॉलिन ने सामने का रास्ता बंद कर दिया है और तभी उसे सामने एक और रास्ता दिखाई देता है और उसके पास अब कोई और चॉइस नहीं है, तो इसलिए वो वहाँ पर चला जाता है। पर आगे जाने पर वो ये देखता है कि सामने डेड एंड है और यहाँ से आगे जाने का रास्ता भी नहीं है। अगर मैं पीछे गया तो ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स मुझे जान से मार देंगे, लेकिन आगे भी मेरी मौत है। और ये सारा कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने एक एडवेंचरर बनने की कोशिश की, जबकि मैं एक वर्थलेस अप्रेजर था और मुझे ये सारा कुछ सोचना नहीं चाहिए था। जिसके बाद वो अपने आप को कोसना शुरू कर देता है और नीचे छलांग लगाकर मौत को गले से लगा लेता है। पर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ईएन एक पेड़ के पास बैठा हुआ होता है और तभी उसके सामने एक काफी सुंदर लड़की आती है जो कि टेलीपोर्ट होकर उसके पास आ जाती है और जैसे वो उसके फोरहेड पर किस करती है तो ईएन की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने सामने एक काफी बड़े पेड़ को नोटिस करता है और वो ये देखता है कि उसकी सारी की सारी इंजरीज हील हो चुकी हैं। और तभी उस पेड़ के ऊपर से पानी की बूंदें गिरनी शुरू हो जाती हैं और जैसे ही ईएन इस पानी को अप्रेस करता है तो उसे ये पता चलता है कि ये पानी की बूंदें वर्ल्ड ट्री की हैं, जिससे बड़ी से बड़ी इंजरी को ठीक किया जा सकता है। और ये जानने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाता है, जिसके बाद वो ये बताता है कि पहले हमारी दुनिया में सिर्फ एक ही वर्ल्ड ट्री था और यही वर्ल्ड ट्री पूरे वर्ल्ड के अंदर माना को लाता था, लेकिन अचानक से ये खत्म हो गया। लेकिन इसके जाने के बाद भी माना अपने आप ही प्रोड्यूस होता रहता था। आखिरकार मुझे अब पता चला कि इस वर्ल्ड ट्री को ढूंढा क्यों नहीं गया, क्योंकि ये काफी नीचे था और ये उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स करता है। लेकिन तभी अचानक उसे एक लड़की की आवाज आती है और वो चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई भी लड़की दिखाई नहीं देती। ये काफी शांत जगह है, तो यहाँ पर लड़की कैसे आ सकती है? और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो दोनों मुझे बचाने के लिए यहाँ पर कोई मदद भेजेंगे, तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। जिसके बाद वो एक और नई जगह पर आ जाता है और वो ये सोचता है कि ये जगह तो मैप के अंदर भी नहीं थी और मेरे ख्याल से इसके बारे में तो शायद गिल्ड को भी पता नहीं होगा और इसके अंदर काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। और ये सोचने के बाद वो एक पत्थर को उठा लेता है, इसकी भैंस की टैंट, देखते हैं आगे क्या होगा। पर आगे जाने के बाद उसे कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता, जिसके बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन तभी अचानक उसके ऊपर एक जोरदार अटैक होता है और उसका एक कान कट जाता है और जैसे वो अपने कान पर हाथ रखने की कोशिश करता है तो उसका हाथ भी कट जाता है। और ये सारा कुछ करने वाला एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर होता है और जैसे ही ईएन उसके ऊपर अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है तो उसे ये पता चलता है कि ये मॉन्स्टर एस रैंक का है। जिसके बाद ये मॉन्स्टर उसके ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक्स करता है और ईएन की हालत काफी गंदी कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। पर तभी अचानक से ये मॉन्स्टर कांपना शुरू कर देता है क्योंकि इसके सामने एक काफी खतरनाक बियर मॉन्स्टर आ जाता है और ये उसे मारने के बाद ईएन के फेस को भी काफी बुरे तरीके से मसल देता है। और फिर ईएन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये भालू उसको पकड़ लेता है और कसकर दबाना शुरू कर देता है। और जैसे ये बियर उसको खाने वाला होता है तो तभी यहाँ पर कोई आ जाता है जो कि इस बियर मॉन्स्टर को एक ही झटके में मौत की नींद सुला देता है। और जब ईएन की आंखें खुलती हैं तो वो वर्ल्ड ट्री के सामने होता है और उसकी सारी की सारी इंजरीज भी ठीक हो चुकी होती है। और तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है। ये लड़की तो काफी सुंदर है, ऐसा लग रहा है कि ये किसी कहानी की एल्फ है और ये भी उसे देखकर स्माइल करती है। जिसके बाद ये लड़की ईएन को चाय ऑफर करती है और वो इसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि यार सच में ये काफी सुंदर है। और तभी यहाँ पर वही बंदा आ जाता है जिसने ईएन की जान बचाई थी और ये कोई बंदा नहीं, ये एक बंदी है और इसका नाम है उर्सुला। मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए चाय बनाई है तो तुम्हें उसे आराम से पी लेना चाहिए। और फिर ये लड़की दोबारा से ईएन को चाय ऑफर कर रही होती है, लेकिन इस बार वो काफी शर्माती है। पर ये देखकर उर्सुला ईएन को पकड़ लेती है। अभी ओए क्या नखरे कर रहा है, चुपचाप पी लेना इसे। और वो ईएन को गरम गरम चाय पिला देती है और ईएन को ये चाय काफी पसंद आती है और वो इस लड़की को देखकर कहता है ये लड़की तो काफी सुंदर है, एक नंबर का माल है। अबे ओए अगर तूने मेरी बच्ची के बारे में कुछ गलत सोचा तो मैं तेरी चटनी बना दूंगी। जिसके बाद वो ये बताती है अबे ओए मैं तुझे बचाना नहीं चाहती थी, वो तो मुझे यूरी ने कहा इसलिए मैंने ऐसा किया। अरे नहीं नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और ये सुनने के बाद ईएन काफी खुश होता है और वो यूरी को थैंक्स बोल
बोलता है और ये सुनते ही वो दोबारा से शर्माना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अचानक से उर्सुला उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारती है और उसे पेलना शुरू कर देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी लड़की को ऐसे देखने की? अरे मॉम छोड़ दो इसे, ये मेरा नाम ले सकता है। जिसके बाद उर्सुला ये बताती है कि वो यूरी की मॉम होने के साथ साथ एक गार्डियन भी है। इस दुनिया में 11 वर्ल्ड ट्रीज हैं और हम गार्डियंस का ये काम होता है कि हम इन वर्ल्ड ट्रीज की रक्षा करें। और इयन को ऐसा लग रहा होता है कि यूरी एक लड़की है, लेकिन उर्सुला उसे बताती है कि यूरी ही असली में एक वर्ल्ड ट्री है, यानी कि ये वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट है। और ये सुनने के बाद इयन काफी शॉक्ड हो जाता है। अच्छा तो इसीलिए तुम इतनी सुंदर हो? और ये सुनते ही उर्सुला उसे दोबारा से मानने लगती है। अबे ओए एक नंबर के छपरी नल्ले बेरोजगार, तेरी आदत नहीं जाएगी है ना? और तभी इयन ये बात याद करता है कि वो काफी इंजर्ड हो गया था, लेकिन अब वो ठीक कैसे हुआ? उर्सुला बताती है कि मैंने तुम्हें ठीक करने के लिए इस वर्ल्ड ट्री का इस्तेमाल किया है और मैंने तुम्हारी आंखों को सही करने के लिए वर्ल्ड ट्री के एक टुकड़े का इस्तेमाल किया था और तुम्हारी आर्टिफिशियल आंख बनाई थी। और ये आंख एक स्पिरिट आई है जिससे तुम दोबारा से देख सकते हो। और ये सारा करने के लिए मुझे यूरी ने कहा था, वरना मैं तुम जैसे छपरी नल्ले को हाथ भी नहीं लगाती। और ये सारी बातें सुनने के बाद इयन काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये पूछता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? यूरी बताती है कि तुम पहले इंसान हो जिसने यहाँ पर आकर मेरे काम के लिए मुझे थैंक्स बोला। और इससे पहले यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, जब उन्हें ये पता चला कि यूरी एक वर्ल्ड ट्री है तो उन सभी ने इसकी ब्रांचेस को तोड़ लिया। और ये सुनने के बाद इयन दोबारा से खुश हो जाता है। तुम्हारा शुक्रिया मेरी 2 बार जान बचाने के लिए। अबे ओए छपरी, तेरी जान अब बच चुकी है तो चुपचाप यहाँ से निकल जा। लेकिन यूरी उसे जाने से रोक रही होती है क्योंकि आगे काफी ज्यादा खतरा है। अरे बेटा ये सारा कुछ मेरे हाथ में नहीं है क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं जा सकती और यहाँ पर टेलीपोर्टेशन मैजिक भी काम नहीं करता। और ये सुनने के बाद यूरी काफी उदास हो जाती है। जिसके बाद उर्सुला भी इयन की हेल्प करने के लिए मान जाती है। अच्छा ठीक है तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी और तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी कि तुम अकेले ही इस डंजन से बाहर निकल पाओगे। और ये सुनते ही इयन उन दोनों को गले से लगा लेता है। उर्सुला कहती है कि अब तुम्हें इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मेज ट्रेनिंग देने वाली है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। और फिर अगले सीन में ये दोनों प्रैक्टिस करने के लिए एक डंजन के अंदर आ जाते हैं और इस जगह पर इयन की काफी फट रही होती है और उर्सुला उसे सामने देखने के लिए कहती है, पर इस नल्ले को कुछ भी दिखाई नहीं देता। अबे ओए घनचक्कर, तुम्हारी लेफ्ट आई अब वर्ल्ड ट्री का एक पार्ट है, उसका इस्तेमाल करो। और ये सुनते ही इयन अपनी आई का इस्तेमाल करता है जिससे वो सामने सारा कुछ देख पा रहा होता है। उर्सुला कहती है कि चलो तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। और यहाँ पर उर्सुला सामने एक मॉन्स्टर के ऊपर पत्थर फेंक कर उसे जगा देती है और ये कहती है कि तुम्हें इस मॉन्स्टर से बचना होगा और यही तुम्हारा पहला टेस्ट है। लेकिन ये सारा कुछ देखकर इयन की फट रही होती है। अबे ओए मैं इसे कैसे रोकूंगा? मेरे पास तो बस अप्रेजल की स्किल है, तुम्हारे पास अब वर्ल्ड ट्री आई भी है तो अपनी स्किल के साथ इसका इस्तेमाल करो। और जैसे ही इयन अपने अप्रेजल का इस्तेमाल करता है तो उसे ये पता चल जाता है कि ये मॉन्स्टर काफी खतरनाक है और एस रैंक का है। और इससे पहले इयन कुछ कर पाता तभी अचानक ये मॉन्स्टर उसकी एक कान को काट देता है। लेकिन उर्सुला वर्ल्ड ट्री के ड्रॉपलेट्स का इस्तेमाल करती है और इयन के कान को दोबारा से रीजनरेट कर देती है। तो चलो इयन लड़ने के लिए दोबारा से तैयार हो जाओ। और जैसे ये मॉन्स्टर दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है तो इयन अपने अप्रेजर का इस्तेमाल करके ये पहले ही पता लगा लेता है कि ये मॉन्स्टर इस बार कहां पर अटैक करने वाला है। जिसके बाद वो 5 तक गिनता है और उसके अटैक को आराम से डॉज कर लेता है। और इससे वो काफी खुश होता है कि उसने एक एस रैंक के मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लिया है। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटकता है तो ये मॉन्स्टर दोबारा से उसके ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद वो ये सोचता है कि अगर मैंने अपने अप्रेजल को सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो मेरे लिए ये पूरी दुनिया बदल जाएगी। और ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते एक हफ्ता बीत जाता है और इयन इस मॉन्स्टर के सारे अटैक्स को आराम से डॉज करने लगता है, जिसको देखकर उर्सुला काफी इम्प्रेस हो जाती है। तुम यहाँ पर पास होते हो, लेकिन अब बारी है दूसरे राउंड की। जिसके बाद वो इयन को इस मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए कहती है, पर उसकी फटने लगती है। लेकिन मुझे लड़ना नहीं आता। अबे तेरे पास ये वर्ल्ड ट्री की आई है, उसका इस्तेमाल कर। और वो इयन को लड़ने के लिए वर्ल्ड ट्री की ब्रांच से बनी हुई एक स्वॉर्ड भी दे देती है। मेरी बेटी को काफी दर्द हुआ था इस ब्रांच को तोड़ने में, तो तुम्हें इसे संभाल कर रखना है। अच्छा ठीक है, मैं इसे संभाल कर रखूंगा और टूटने नहीं दूंगा। जिसके बाद इयन उससे लड़ने के लिए मैदान में आ जाता है और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है तो ये मॉन्स्टर उसके अटैक से बच जाता है। मुझे इसे मारने के लिए काफी स्पीड से अटैक करना होगा। लेकिन जैसे ये दोबारा से उसके ऊपर अटैक करता है तो ये मॉन्स्टर दोबारा से उससे बच जाता है। और ये देखकर उर्सुला उसे कहती है कि तुम अपनी स्पिरिट आई का इस्तेमाल करो। और इयन भी समझ जाता है कि आखिरकार उसे क्या करना है। जिसके बाद वो अपनी आई का इस्तेमाल
करके सुपर अप्रेजल को ऑन कर देता है, जिससे इस मॉन्स्टर की स्पीड काफी कम हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर इयन उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और एक ही अटैक से उसे जमीन में घुसा देता है। अरे वाह, मैंने इसे हरा दिया, देखा उर्सुला मेरी ताकत। अभी ओए तेरे सामने इतने सारे मॉन्स्टर्स हैं, पहले इनको तो मार। दूसरी तरफ यूरी भी उसकी चिंता कर रही होती है, लेकिन फिर हम इयन को देखते हैं जिसने इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को काफी आराम से मौत के घाट उतार दिया होता है। अब उर्सुला उसे अपनी स्पिरिट आई का इस्तेमाल करके इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स की एबिलिटीज को अपने अंदर कॉपी करने के लिए कहती है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तुम्हारे पास अब वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट आई है तो तुम इससे काफी कुछ कर सकते हो। और ये सुनने के बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, जिससे वो इस मॉन्स्टर की एक्सलरेशन स्पीड को अपना बना लेता है। और ये एबिलिटी काफी कमाल की होती है, जिससे इयन हवा की तेजी से भाग रहा होता है, लेकिन उसकी मसल्स ये सारा कुछ हैंडल नहीं कर पाती और वो टूटने लगती हैं। जिसके बाद इयन नीचे गिर जाता है और उर्सुला उसके ऊपर उन्हीं ड्रॉपलेट्स का इस्तेमाल करती है और उसे दोबारा से हील कर देती है। तुम्हारी मसल्स अभी पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो तुम्हें उन्हें बार बार तोड़कर दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और इयन भी ऐसा ही करता है और वो लाखों किलोमीटर दौड़ता है, जिससे उसकी मसल्स एकदम फिट एंड फाइन हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं उस मोटे भद्दे भालू को हराने के लिए एकदम तैयार हूँ, लेकिन उर्सुला उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे अपनी पावर से जला देती है। अबे ओए 2 फुट की कम से कम बता तो देती। अबे ओए बच्चों, इस मैजिक को डिस्कार्ड इंचांटेशन कहते हैं, जिसका बैटलफील्ड में काफी इस्तेमाल होता है और इसमें तुम अपने माइंड से ही मैजिक को कंट्रोल कर सकते हो। और वो इयन को इसे अप्रेस करने के लिए कहती है, लेकिन जैसे इयन इसे अप्रेस करता है तो उसकी बॉडी इसे हैंडल नहीं कर पाती। अरे यार, ये स्किल काफी खतरनाक है। जिसके बाद इयन ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है ताकि वो स्किल को भी मास्टर कर सके। और वो ट्रेनिंग करते करते ये बताता है कि मेरे पास कोई भी कॉम्बैट स्किल नहीं है, तो मैं ट्रेनिंग करते करते काफी जल्दी थक जाता हूँ। तो यूरी अपनी ड्रॉपलेट्स का इस्तेमाल करके मुझे दोबारा से हील कर देती है। और ऐसा करते करते पूरा 1 महीना बीत जाता है और इयन की पावर्स पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और यहाँ तक कि वो विंड मैजिक का इस्तेमाल भी कर पा रहा होता है। और फिर अगली सीन में उर्सुला उसे लेकर उसी भालू के पास आ जाती है, लेकिन इयन की इस बार भी काफी फट रही होती है, तो उर्सुला उसे लात मारकर आगे कर देती है। अबे ओए, ये क्या कर रही है? अच्छा ठीक है, मैं पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, अब मैं वो नहीं हूँ जो कि मैं पहले हुआ करता था। और अगले पल हम ये देखते हैं कि इयन उसके ऊपर फायर बॉल से अटैक करता है, पर इस भालू को घंटा फर्क नहीं पड़ता। उर्सुला कहती है तुम्हारा निशाना काफी खराब है, लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इयन अपनी सुपर एक्सलरेशन पावर का इस्तेमाल करता है और फटाक से इस भालू के पास पहुंच जाता है और यहाँ जाते ही विंड स्टॉर्म का इस्तेमाल करता है, जिससे इस भालू की थोड़ी बहुत हेल्थ कम हो जाती है। लेकिन वो अब भी हार नहीं मानता और दोबारा से इयन के ऊपर अटैक कर देता है और इयन भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इस भालू के ऊपर काफी सारे फायर बॉल से अटैक करता है और इसे एक ही अटैक में चित कर देता है। और फिर वो अपनी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करके इस भालू की सारी एबिलिटीज को अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर लेता है। तो इन सारे मॉन्स्टर्स को हराने के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, तो अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और अगली सीन में उर्सुला उसे वर्ल्ड ट्री के स्पिरिट कोर का एक टुकड़ा देती है और ये वही चीज है जिसका इस्तेमाल करके उर्सुला ने इसकी एक आंख बनाई थी। लेकिन इयन इसे लेने से मना करता है और उर्सुला उसे डांटती है कि चुपचाप इसे ले लो। और जैसी वो अपनी आंखें बंद करता है तो उर्सुला इससे उसकी दूसरी आंख भी बना देती है। और ये सारा कुछ हो जाने के बाद इयन को कुछ भी फर्क महसूस नहीं होता और तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि यूरी उसके आसपास नहीं है और वो पूछता है कि यूरी तुम कहाँ पर हो? और तभी उसकी आंख ग्लो करना शुरू कर देती है और यूरी उसके सामने आ जाती है। अबे ओए, तुम कहाँ से आई? जिसके बाद उर्सुला उसे समझाती है कि तुम्हारे अंदर वर्ल्ड ट्री का कोर आ चुका है, यानी कि अब तुम्हारी आंखों के अंदर पूरा का पूरा वर्ल्ड ट्री है। और ये सारा कुछ सुनकर यूरी काफी खुश होती है। मैं तुम्हारे काफी काम आऊंगी और तुम्हें हर बार हील भी कर दूंगी। क्यों भाई उर्सुला, कोई टेंशन वेंशन तो नहीं है, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। और तभी वो उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारती है। जब से यूरी पैदा हुई है तभी से वो अकेली है और उसने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल साफ है और तुम इसे अपनी आंखों से पूरी दुनिया दिखा सकते हो। तो ठीक है, मुझे परमिशन दो कि मैं तुम्हारी बेटी का ध्यान रख सकूं। और फिर वो इयन को अपना हाथ आगे करने के लिए कहती है और जैसे वो अपना हाथ आगे करता है तो वो उसके हाथ में इनफाइनाइट स्टोरेज की स्किल डाल देती है, जिसका इस्तेमाल करके वो अनलिमिटेड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को इसके अंदर डाल सकता है। और साथ में ये उसे एक स्पिरिट स्वॉर्ड भी देती है और वो इसी से इयन की आंख भी फोड़ देती है। जिसके बाद वो उसे एक फिलोसफर स्टोन देती है जिससे इयन की आंख दोबारा से सही हो जाती है। और वो ये करने के साथ साथ इयन को अपने साथ लिंक भी कर लेती है, जिससे वो जब चाहे ये देख सकती है कि इयन क्या कर रहा है। तो सोच समझकर मेरी बेटी के साथ रहना, कुछ ऐसा
ऐसा वैसा मत करना। और यूरी भी अपने बाकी भाई बहनों से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड फील कर रही होती है। और फिर उर्सुला ये बताती है कि पहले वर्ल्ड ट्री एक सिंगल ट्री था, लेकिन बाद में उसका कोर 9 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया और ये सारे ही कोर्स अलग अलग डंजन के अंदर जाकर छुप गए और यूरी भी उन्हीं में से एक है। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम दोनों पूरे वर्ल्ड में घूमने वाले हैं और साथ में तुम्हारी फैमिली को भी ढूंढ लेंगे। और फिर अगली सीन में इयन एक डंजन के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसके सामने 2 रास्ते होते हैं और वो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि उसे कौन से रास्ते पर जाना चाहिए। उर्सुला उससे कहती है एक काम करो, तुम लेफ्ट वाला रास्ता चूज करो और अगर तुम इन एरोस को फॉलो करोगे तो तुम गुम नहीं होगे। और हाँ, ध्यान रखना तुम्हारे पीछे एक काफी खतरनाक स्नेक भी आ रहा है। जिसके बाद इयन अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके इस एस रैंक के स्नेक को काफी आराम से मार देता है और इयन को बिना कुछ करे ही इस स्नेक की सारी एबिलिटीज मिल जाती हैं। लेकिन मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा है? तभी यूरी उसके सामने आ जाती है क्योंकि मैंने तुम्हें हील कर दिया है। और ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और जैसे वो आगे जाता है तो उसके सामने एक काफी बड़ा डोर आ जाता है। उर्सुला कहती है कि अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम्हें इसे पार करना ही होगा। और यहीं पर हम डंजन के कोर को भी देखते हैं जिसकी देखभाल एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर कर रहा होता है। उर्सुला कहती है कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इयन हिम्मत करते हुए इस डोर को खोल देता है और उसके सामने लेब्रिंथ का कोर होता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर डंजन का बॉस आ जाता है जिसे देखकर इयन ये समझ जाता है कि आखिरकार ये कौन है और इयन उसे मारने के लिए आगे जाता है। तभी अचानक ये मॉन्स्टर उसके ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है और इयन भी अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन इस मुक्के से उसे काफी ज्यादा डैमेज आता है पर यूरी उसे हील कर देती है। लेकिन तभी अचानक वो अपनी एक और न्यू पावर का इस्तेमाल करके इस मॉन्स्टर को घायल कर देता है, जिसके बाद वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने हाथ को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। और ये सारा कुछ देखकर इयन की फट रही होती है और इयन उससे बचते हुए साइड में आ जाता है। उर्सुला कहती है कि अब तुम वो इस्तेमाल कर सकते हो जो कि मैंने तुम्हें सिखाया था, अब तुम्हारे पास इनफ स्ट्रेंथ है। और अगली पल हम ये देखते हैं कि इयन अपने मैजिक को कास्ट कर लेता है और इस मॉन्स्टर के ऊपर नोवा स्ट्राइक नाम का एक काफी खतरनाक मैजिक करता है जिससे ये मॉन्स्टर एक ही झटके में धाराशाही हो जाता है और यूरी आकर उसे हील करना शुरू कर देती है। क्या सच में मैंने ये कर दिया? और तभी उर्सुला उससे कहती है अबे ओए, टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से उसे अप्रेस करो। और जैसे ही इयन उसे अप्रेस करता है तो इस गोलम की सारी एबिलिटीज उसे मिल जाती हैं। और जैसे ही वो इस लिब्रिंथ कोर को अप्रेस करने की कोशिश करता है तभी यहाँ पर उर्सुला आ जाती है और वो ये कहती है कि तुम्हारी आंख अब एक वर्ल्ड ट्री बन चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस कोर का इस्तेमाल करके तुम्हारी आंख को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकती हूँ। और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इस लिब्रिंथ कोर की सारी पावर्स को इयन की आंखों में ट्रांसफर कर देती है जिससे उसकी गॉड आई का लेवल अपग्रेड होकर 2 हो जाता है। और जैसे ये सारे इस गेट से बाहर आते हैं तो ये गेट अचानक से ही बंद हो जाता है और ये देखकर इयन काफी शॉक्ड होता है। उर्सुला कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि लिब्रिंथ कोर के जाने की वजह से वर्ल्ड ट्री की तरफ जाने वाला रास्ता भी बंद हो चुका है और अब कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकता। और ये इन सभी के लिए काफी अच्छी बात होती है। जिसके बाद ये सारे सरफेस पर आ जाते हैं और काफी खुश होते हैं। और फिर अगली सीन में हमें ज़ॉइड को दिखाया जाता है जो कि सभी को एक झूठी कहानी सुना रहा होता है कि जिस डंजन के अंदर हम फंसे थे वहाँ पर काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स थे, लेकिन इयन ने हमें बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। और ये सुनने के बाद सभी लोग उसे दिलासा देना शुरू कर देते हैं, आइन हम तुम्हारे सैक्रिफाइस को भूल नहीं सकते, आखिरकार तुम क्यों मरे? अबे ओए, कौन मरा है? पीछे देख, तेरा बाप खड़ा है। और ये देखकर ज़ॉइड की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो उसे कॉलर से पकड़ लेता है। आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो और तुम बाहर कैसे आए? मैं सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मारकर। और ये सारी बातें सुनने के बाद ज़ॉइड तिल मिला रहा होता है, जिसके बाद इयन उसकी सारी की सारी पोल पट्टी खोलने लगता है कि इन दोनों ने मुझे पैरालाइज कर दिया था और डंजन के अंदर छोड़ दिया था ताकि मैं वहीं पर मर जाऊं। और ये सुनने के बाद सारे के सारे एडवेंचरर्स ज़ॉइड के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, अबे ओए छपरी, इसका मतलब तूने झूठ बोला। और जब ये सारे उसे मारने वाले होते हैं तो इयन उसे बचा लेता है क्योंकि ज़ॉइड ही वो अकेला बंदा था जिसने इयन को अपनी पार्टी के अंदर लिया था। जिसके बाद वो ज़ॉइड को थैंक्स बोलकर यहाँ से चला जाता है और सारे लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि इयन पहले से काफी चेंज हो चुका है। और इसी तरीके से इयन कैपिटल के पास वाले डंजन बॉस को भी हरा देता है जिससे उसे इसकी सारी की सारी एबिलिटीज मिल जाती हैं और ये दोबारा से अपनी आई को इवॉल्व कर लेता है। और अब ये सारे जाते हुए वर्ल्ड ट्री के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। यूरी कहती है कि उन्हें ढूंढना इतना भी आसान नहीं है, इसका मतलब तुम्हें अपनी फैमिली से मिलने में थोड़ा और टाइम लगने वाला है। और तभी अचानक वो सारे ये नोटिस करते हैं कि सामने कैरेज पर काफी सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है और तभी इयन वहाँ पर जाकर उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मौत की
हार्ट उतार देता है, जिसके बाद यूरी और उर्सुला सभी को हील करना शुरू कर देती हैं। और यहीं पर एक लड़की होती है जो कि इयन को देखकर उसे फटाक से गले से लगा लेती है। ओह वाओ मेरे हीरो, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और यहीं पर हम एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम है जैस्पर और इस लड़की का नाम है क्लोडिया, जो कि यहाँ की 3rd प्रिंसेस है। और फिर ये सारे इन दोनों के कासल में आ जाते हैं, जहाँ पर यूरी और क्लोडिया इयन को लेकर काफी ज्यादा लड़ रही होती हैं और क्लोडिया उससे चिपकने की काफी कोशिशें करती है। और ये सारा कुछ देखकर इयन सोचता है आखिरकार ये सारा कुछ क्या चल रहा है, लेकिन तभी अचानक पीछे से जैस्पर उसके पास आ जाता है। वैसे मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अबे ओए तुम मीठा है क्या? जिसके बाद जैस्पर उन सभी को लेकर एक रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर काफी सारे अलग अलग कीमती जेम्स रखे हुए होते हैं। और वो ये कहता है कि मेरा ये सपना है कि मैं पूरी दुनिया के अलग अलग जेम्स को अपने पास इकट्ठा करूँ और उन्हें प्रोटेक्ट करूँ। और सुनो इयन, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी आंख में एक वर्ल्ड ट्री वाला स्टोन है। तुम ये बात कैसे जानते हो? और यहाँ पर जैस्पर एक कहानी सुनाता है कि पहले वर्ल्ड ट्री सरफेस के ऊपर हुआ करता था, लेकिन तभी एक डीमन लॉर्ड आया जिसने वर्ल्ड को तबाह करने की कोशिश की और इसी वर्ल्ड ट्री ने उसको सील कर दिया। जिसके बाद ये वर्ल्ड ट्री अलग अलग स्पिरिट कोर्स के अंदर डिवाइड हो गया और मैं काफी लंबे टाइम से इस स्पिरिट कोर को ढूंढ रहा था और फाइनली तुम इसे मेरे पास लेकर आ गए हो। जिसके बाद उर्सुला इयन को फंसाने की पूरी कोशिशें कर रही होती है। अभी ओए सुन, अगर तू इससे शादी कर लेगा तो इस बंदे को वर्ल्ड ट्री के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है, तो हम बाकी के भी वर्ल्ड ट्रीज के पास जा सकते हैं और तुम्हें उससे शादी करने की काफी मोटी रकम भी मिलने वाली है और तुम काफी सारे हिडन डंजन्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। पर इयन कहता है एक काम करो, क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? और ये सुनने के बाद जैस्पर उसे गले से लगा लेता है और फिर यूरी भी उससे चिपक जाती है। और इयन जैस्पर से पूछता है क्या तुम्हें बाकी के स्पिरिट कोर्स के बारे में पता है? अरे हाँ, मैं उनके बारे में जानता हूँ, लेकिन वो सारे काफी खतरनाक जगहों पर हैं, जहाँ पर जाना इतना भी आसान नहीं है। और फिर अगले सीन में ये सारे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिसके बारे में इन्हें जैस्पर ने बताया था। और यूरी भी अपनी बहनों से मिलने के लिए काफी खुश होती है, लेकिन जैसे ही इयन इस डंजन के अंदर जाता है तो आगे जाने के बाद उसे रास्ता बंद मिलता है। लेकिन उर्सुला उसकी आई के जरिए उससे बातें कर रही होती है और वो ये बताती है कि इस दीवार के ऊपर टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल किया गया है। और जैसे इयन इसको छूता है तो वो एक डंजन के अंदर आ जाता है और ये डंजन एक जंगल के अंदर होती है, जिसको देखकर इयन काफी शॉक्ड हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की की आवाज आती है और ये सुनने के बाद यूरी उसकी आंखों से बाहर आ जाती है और वो समझ जाती है कि ये उसकी बहन पीना है। और पीना भी इन दोनों को अपने मैजिक क्रिस्टल के अंदर देख रही होती है और वो ये कहती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकती हो, लेकिन रास्ते में कहीं खो मत जाना। तुम्हारी बहन तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आई है, क्या तुम हमें टेलीपोर्ट नहीं कर सकती? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें मुझसे मिलने के लिए पैदल ही आना होगा। और वो ये बताती है कि इस डंजन को उसी ने बनाया है और यहाँ पर काफी सारे ट्रैप्स हैं, तो इन्हें उससे बचना है। वैसे मेरी डंजन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो तुम मुझ तक नहीं पहुँच सकते। लेकिन इयन इसकी सारी बातों को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता है और जैसे उसका पैर एक ट्रैप के ऊपर पड़ने वाला होता है तो उर्सुला उसे बचा लेती है और इयन इस ट्रैप से बच जाता है। और ये देखकर पीना काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो ये बात नहीं जानती कि इयन को उर्सुला गाइड कर रही है। जिसके बाद इयन उर्सुला के सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए पीना के सारे ट्रैप से बच जाता है और ये देखकर उसका माथा सनक रहा होता है। और फिर यूरी इयन को बताती है कि पीना को सारी चीजों को एंटरटेनिंग बनाने में काफी मजा आता है। तुम्हें ये सारी चीजें एंटरटेनिंग लग रही है, इसमें किसी की भी जान जा सकती है। और जैसे इयन आगे बढ़ता है तो उसके सामने काफी सारे एस रैंक मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं, लेकिन इयन की एबिलिटीज के आगे वो सारे टिक नहीं पाते और इयन उन सभी को काटता हुआ आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर पीना काफी शॉक्ड हो जाती है कि इयन इन सारे मॉन्स्टर्स की एबिलिटीज को अपना बना रहा है। और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और फिर हम ज़ॉइड को देखते हैं, जो कि जॉलिन से मिलने के लिए उसके पास आता है और सारे के सारे एडवेंचरर्स उससे बात करने में थोड़ा मुंह बना रहे होते हैं और यहाँ तक कि जॉलिन भी उससे बातें नहीं करती। और तभी दो एडवेंचरर्स उसके सामने आ जाते हैं। अबे ओए, तू इतना पागल कैसे हो सकता है कि तूने इयन के ऊपर एक स्पेल कास्ट करके उसे पैरालाइज कर दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया? अरे ओए, वो मैं नहीं था, वो जॉलिन थी। अरे नहीं, मैं वो नहीं थी, इसने मुझे डरा धमका कर मुझसे वो स्पेल करवाया, मैं तो एक मासूम सी लड़की हूँ। और ये सुनने के बाद सारे के सारे एडवेंचरर्स ज़ॉइड को पकड़कर सीधा बाहर पटक देते हैं और ये सारा कुछ देखकर ज़ॉइड को काफी गुस्सा आता है और वो इसके लिए इयन को ब्लेम कर रहा होता है, क्योंकि इयन उस डंजन से जिंदा वापस आ गया है और वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी खोई हुई इज्जत को दोबारा पाने के लिए एक काफी खतरनाक क्वेस्ट को करेगा। जिसके बाद वो उसी डंजन के अंदर आ जाता है जहाँ पर इयन है और वो इस वॉल को टच कर उसी जंगल के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसको देखकर वो काफी शॉक्ड होता है और इस बंदे की किस्मत काफी खराब होती है और
और ये अचानक से ही एक ट्रैप के अंदर गिर जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन ये टेलीपोर्ट होकर दोबारा से उसी डंजन के अंदर आ जाता है और पीना उससे कहती है कि तुम इस डंजन के अंदर मरोगे नहीं। अगर ऐसी बात है तो मैं बार बार ट्राई करूंगा। जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स और ट्रैप्स उसके ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं और जैसे एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है तो इस अटैक से ज़ॉइड काफी घायल हो जाता है और जब ये मॉन्स्टर ज़ॉइड को काफी गंदे तरीके से पीट रहा होता है तभी ईएन आकर इसको बचा लेता है और ये देखकर ज़ॉइड की काफी ज्यादा फट जाती है और उसे इस बात पर यकीन नहीं होता कि ईएन ने इस काफी बड़े मॉन्स्टर को इतनी आसानी से मार दिया है। जिसके बाद ईएन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके ज़ॉइड को हील कर देता है और उसके माथे पर अपनी उंगली लगाकर पीना से कहता है कि तुम इसे बाहर टेलीपोर्ट कर दो। जिसके बाद वो इस डंजन के बॉस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे वो इस गेट को क्रॉस करता है तो सारी की सारी जमीन हिलना शुरू कर देती है और ईएन हवा में उड़ जाता है और तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि उसके सामने एक काफी खतरनाक टर्टल जैसा बॉस मॉन्स्टर होता है जिसको देखकर ईएन की फट जाती है क्योंकि ये साइज में काफी बड़ा होता है और उर्सुला ईएन से कहती है कि तुम्हें इसके ऊपर जल्दी अटैक करना होगा और वो इसके ऊपर फायर बॉल से अटैक करता है पर इस मॉन्स्टर को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद ये मॉन्स्टर ईएन के ऊपर एक काफी खतरनाक हमला करता है लेकिन ईएन इसको रिफ्लेक्ट कर देता है लेकिन इससे भी इस मॉन्स्टर को एक भी खरोंच नहीं आती। मैं जो भी हमले इसके ऊपर कर रहा हूँ उसका इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है और तभी ईएन ये नोटिस करता है कि उसने इस मॉन्स्टर के ऊपर जो भी हमले किए होते हैं उसका इम्पैक्ट आसपास के जंगल को हो रहा होता है और तभी अचानक ये मॉन्स्टर ईएन को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है पर ईएन को कुछ भी नहीं होता। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बॉडी मुझे हार्म नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी बॉडी एक इल्यूजन है। और फिर ईएन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इस इल्यूजन मैजिक को कैंसिल कर देता है और ये बड़ा सा कछुआ एक छोटा सा कछुआ बन जाता है और वो पीना से पूछता है क्या मुझे इसे मारना होगा, ये तो काफी क्यूट और प्यारा है। जब तक तुम इस डंजन के बॉस को नहीं मार देते तुम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन ये तो काफी क्यूट है, मैं इसे कैसे मारूं? अच्छा ठीक है तुम जीते, मैं हार मानती हूँ। और फिर ये दोनों पीना के पास आ जाते हैं और यूरी उसको देखते ही अपने गले से लगा लेती है। अच्छा यही वो इंसान है जो कि मुझे इतने टाइम से बुली कर रहा था। यूरी कहती है कि ईएन एक काफी अच्छा इंसान है, वो बुरा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इससे प्यार हो गया है। और ये सुनते ही यूरी का चेहरा लाल लाल हो जाता है और फिर पीना उसे और भी ज्यादा छेड़ना शुरू कर देती है। यूरी कहती है कि तुम अब भी वैसी ही हो, पर मैं काफी खुश हूँ कि मैं तुमसे मिल गई। और वो भी इन दोनों के साथ चलने के लिए कहती है और ये दोनों भी मान जाते हैं और ये छोटा सा टर्टल ट्रांसफॉर्म होकर एक लड़की बन जाता है और वो ये कहती है कि मेरा नाम है कुरोहिमे। और ये देखने के बाद उर्सुला एकदम सीधी खड़ी हो जाती है। मैं आपसे अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगती हूँ। अबे ओए ईएन, तू वहाँ पर क्या खड़ा है? जल्दी से आकर इनसे माफी मांग और इनसे परमिशन ले। क्या मैं पीना को लेकर अपने साथ जा सकता हूँ? और वो इसके लिए परमिशन दे देती है, लेकिन साथ में वो इसे एक सेज स्टोन देती है और उर्सुला पीना के कोर और इस सेज स्टोन को ईएन की लेफ्ट आई में डाल देती है जिससे उसकी आंख दोबारा से अपग्रेड हो जाती है। और फिर हम ज़ॉइड को देखते हैं जिसे अब होश आ चुका है, लेकिन वो अब रो रहा होता है क्योंकि उसकी जान ईएन ने बचाई है जिसे वो हमेशा से अपने से नीचे मानता आया है। जिसके बाद जैस्पर ईएन को लेकर एडवेंचरर गिल्ड के अंदर आ जाता है, लेकिन ईएन यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं होता। अरे यार तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सारे के सारे एडवेंचरर्स इन दोनों को ही देख रहे होते हैं क्योंकि जैस्पर एक मोटा तगड़ा और काफी रईस व्यापारी है। और यहाँ की रिसेप्शनिस्ट उनसे पूछती है कि तुम दोनों को यहाँ पर क्या काम है? वैसे मैं अपने साथ इस बंदे को लेकर आया हूँ। और जैसी वो उसका गिल्ड कार्ड देखती है, अच्छा तो तुम्हारा नाम ईएन है और तुम एक एफ रैंक के एडवेंचरर हो और तुम्हारे पास अप्रेजल की स्किल है। और फिर ईएन कहता है कि वैसे मैं यहाँ पर कुछ सामान को बेचने के लिए आया हूँ जो कि मुझे डंजन के अंदर मिला था। और ये सुनने के बाद वो लड़की काफी शॉक्ड हो जाती है और सारे के सारे लोग ईएन को देख रहे होते हैं और उसका मजाक बना रहे होते हैं। जैस्पर कहता है कि चलो ईएन, टाइम आ चुका है असलियत दिखाने का। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ईएन अपने हाथ पर बने हुए उस मार्क का इस्तेमाल करता है और अपने मैजिक से यहाँ पर काफी सारे डंजन के मॉन्स्टर्स की बॉडीज को इकट्ठा कर देता है, जिसको देखकर ये रिसेप्शनिस्ट काफी डर जाती है और यहाँ पर खड़े हुए सारे के सारे एडवेंचरर्स हक्के बक्के रह जाते हैं। लेकिन अब भी वो ईएन का मजाक ही बना रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस बंदे ने ये सारा कुछ कहीं से चोरी किया है। अबे ओए चोर, कहाँ से लाया तू? और ये सुनकर उसका मुंह लटक जाता है और इसलिए उसे एडवेंचरर गिल्ड के अंदर आना पसंद नहीं है। और तभी यहाँ पर इस गिल्ड की मास्टर आ जाती है जिसका नाम है मीगन। किसी को भी उसकी रैंक के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। और वो ईएन के पास आकर ये कहती है, वैसे तुम्हारी आंखें काफी कीमती हैं। और फिर रिसेप्शनिस्ट एक टूल का इस्तेमाल करके ये पता लगाती है
है कि ये सारी की सारी बॉडीज एकदम रियल है। और ये सुनने के बाद सारे के सारे एडवेंचरर्स काफी चौंक जाते हैं और ये देखकर मीगन उसकी तारीफें करना शुरू कर देती है और इयन को ये काफी पसंद भी आता है। वैसे मुझे ताकतवर लोग काफी पसंद हैं और तुम मेरे गिल्ड के अंदर हो, ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है और मुझे यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और जैसे जैस्पर इन सभी को ये बताता है कि इयन ने हिडन डंजन को भी पार किया है और वहाँ से इसे काफी सारी चीजें मिली हैं, तो ये सुनने के बाद सारे के सारे एडवेंचरर्स काफी शॉक्ड होने के साथ साथ इयन की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। मालिक, आप तो काफी ग्रेट हो। और जब इयन रात की चांदनी में आराम से बैठकर नहा रहा होता है, तभी यूरी उसके पास आ जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये देखकर उसकी फट जाती है, अबे ओए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर नहा रहा था। और यूरी के साथ पीना भी होती है और इन दोनों को देखकर इयन काफी शॉक्ड हो रहा होता है। और तभी अचानक यहाँ पर उर्सुला की एंट्री हो जाती है। तुमने मेरी बेटी को काफी गंदी नजरों से देखा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद इयन कुरोहिमे से ये पूछता है, क्या तुम पीना की मॉम हो? और वो ये बताती है कि मैं पीना की बायोलॉजिकल पेरेंट हूँ। और इयन कहता है कि इस हिसाब से यूरी और पीना के अलावा 6 बच्चे और होने चाहिए, 6 नहीं 7। और ये सुनने के बाद इयन काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये बताती है कि इन सभी की बड़ी बहन अभी भी जिंदा होगी। और यहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर इयन जैस्पर से मिलने के लिए आया होता है, लेकिन यहाँ पर गिल्ड मास्टर मीगन भी बैठी हुई होती है और वो इयन से कहती है कि अब एक काफी खतरनाक ड्रैगन यहाँ पर आ चुका है जिसको डीमन किंग मिकटोरन ने बनाया था। पहले वो गायब हो चुका था, लेकिन अब वो दोबारा से यहाँ पर आ गया है और मैं ये चाहती हूँ कि तुम उस डबल रैंक डीमन ड्रैगन का शिकार करो। और ये सुनते ही इयन की फट जाती है, क्या डबल एस रैंक का डीमन ड्रैगन? जैस्पर कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, तो इसीलिए तुम ये काम नहीं करोगे। पर इयन मान जाता है, मैं ये काम करने के लिए रेडी हूँ। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि इयन उर्सुला की हेल्प से उसी डेजर्ट के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर उस ड्रैगन की लोकेशन है और उर्सुला ने इसे उस ड्रैगन के बारे में सारा कुछ पहले ही बता दिया है। जिसके बाद इयन अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे जमीन में एक काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है और तभी अचानक ये ड्रैगन जमीन से बाहर आ जाता है। मुझे नींद से उठाने की हिम्मत किसने की? और फिर हमें इस एंशिएंट ड्रैगन यानी कि बेहेमोथ के बारे में बताया जाता है कि ये काफी लंबे समय से जिंदा है और इसने काफी सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, लेकिन आज तक इसे कोई ऐसा नहीं मिला जो कि इसकी टक्कर का हो और ये एक बार भी हारा नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे हराने के लिए मेरे सामने खड़े हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है इयन और मैं तुम्हें हराने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और ये सुनने के बाद वो बेहेमोथ हंसना शुरू कर देता है, लेकिन इयन उसके डीमन किंग की बेइज्जती कर देता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम डीमन किंग की बेइज्जती कर रहे हो? जिसके बाद वो काफी गुस्से में आ जाता है और इयन के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक्स करना शुरू कर देता है, लेकिन इयन इन सारे अटैक से बचता हुआ उसके पास तक पहुंच जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उसका एक हाथ उड़ा देता है। जिसके बाद ये बेहेमोथ जमीन के अंदर चला जाता है और वहाँ पर तैरना शुरू कर देता है और उसे इस बात पर यकीन होता है कि अगले अटैक में वो इयन को आराम से खत्म कर देगा। और तभी अचानक वो जमीन से बाहर निकलता है और एक ही झटके में इयन को कच्चा निगल जाता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि अंदर से काफी खतरनाक रोशनी बाहर निकलती है और इस बेहेमोथ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और जब वो मरने की आखिरी कगार पर होता है, वो इयन से पूछता है, अरे वो इंसान, तुमने ये क्या किया और कैसे किया? मैंने इस बात का पहले ही पता लगा लिया था कि तुम्हारी बॉडी बाहर से एनर्जी और पावर्स को कंज्यूम करती है, इसलिए मैंने तुम्हारे मुंह के अंदर जाकर एक काफी खतरनाक अटैक किया जिसे तुम झेल नहीं पाए। मैं समझ गया कि आखिरकार मेरी हार कैसे हुई। और वैसे भी मैंने यहाँ पर आने से पहले इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल किया था जिससे तुम्हारा कोई भी अटैक मेरे ऊपर नहीं लगा और मैंने जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिलाया। तो इसका मतलब तो ये है कि तुम्हारे यहाँ पर आने से पहले ही ये तय था कि मेरी मौत आज पक्की है। और ये बोलते ही वो अचानक से ही वैनिश हो जाता है और इयन अपनी लेफ्ट आई का इस्तेमाल करके उसकी सारी की सारी एबिलिटीज को अपना बना लेता है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि इयन प्रिंसेस क्लोडिया से मिलने के लिए उसके पास आया हुआ होता है। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी दूसरी बीवी होने के बावजूद भी तुमसे जल्दी जल्दी नहीं मिल सकती। अरे क्या हम दोनों की अभी शादी नहीं हुई है और तुम मेरी बीवी नहीं हो, समझी? और तभी अचानक यहाँ पर किंग की एंट्री हो जाती है जिसको देखकर इयन काफी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन ये दोनों लड़कियां अब भी उससे चिपक रही होती हैं। वैसे इयन, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने उस एंशिएंट ड्रैगन को आराम से हरा दिया और तुमने मेरी बेटी की भी जान बचाई थी, उसके लिए भी मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। वैसे अगर आपको शुक्रिया अदा करना है तो आपको यूरी का करना चाहिए क्योंकि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाता। अच्छा ठीक है, शुक्रिया यूरी। और वो जाते हुए इयन को एक घड़ी देता है जिसके ऊपर रॉयल सिंबल बना हुआ होता है और इस घड़ी की हेल्प से इयन इस देश के अंदर बिना किसी पासपोर्ट और वीजा के और यहाँ तक कि बिना आधार कार्ड के भी कहीं भी जा
सकता है। और अब पूरे के पूरे एम्पायर में इसी बात की चर्चा हो रही होती है कि ईएन ने उस काफी खतरनाक एंशिएंट बेहेमोथ को हरा दिया है। और ये सुनने के बाद ज़ॉइड काफी गुस्सा हो जाता है। कुछ टाइम पहले मैं उससे काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब चारों तरफ उसी की ही चर्चा हो रही है। उसे काफी कमजोर होना चाहिए था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले था, यानी कि एक कूड़ा उठाने वाला। और तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काफी स्ट्रॉन्ग बना सकती हूँ और मेरा नाम है एकिडना। और फिर ईएन एक सपना देखता है जहाँ पर उसे वो सारी बातें याद आती हैं कि ज़ॉइड उसे किस तरह से परेशान किया करता था, और ईएन भी उसकी सारी बातों को हंसकर टाल देता था। और ज़ॉइड ने ईएन को हमेशा ही इस बात का ताना मारा है कि ईएन एक वर्थलेस अप्रेजर है और वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। और ये सारी बातें सुनकर ईएन को काफी गुस्सा आ रहा होता है। और तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि सामने कुछ मॉन्स्टर्स एक बंदे की लाश को खा रहे होते हैं। और जैसे ईएन वहाँ जाकर देखता है तो ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ईएन खुद होता है। लेकिन उसके नेगेटिव थॉट्स उसे बार बार डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। तुम्हारे पास ये जो ताकत है वो तुम्हारी नहीं है, तुम तो बस उस स्पिरिट आई की मदद से काफी स्ट्रॉन्ग बने हो और तुम अब भी एक कचरा उठाने वाले हो, तो इससे ऊपर मत सोचो। और तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो ये नोटिस करता है कि उर्सुला भी यहीं पर बैठी होती है। आखिर मैं यहाँ पर कैसे आया? और वो ये बताती है कि जब तुम किंग से मिलकर जा रहे थे तो तुम अचानक से बेहोश हो गए और मैं तुम्हें लेकर यहाँ पर आ गई। वैसे यूरी कहाँ पर है? तुम उसके बारे में चिंता मत करो, वो पीना के साथ वॉक पर गई हुई है। जिसके बाद ईएन अपने बुरे सपने के बारे में बताना शुरू करता है और वो ये कहता है कि मैं काफी लकी हूँ कि मैं तुम सबसे मिला, वरना मैं उस दिन उन मॉन्स्टर्स का खाना बन जाता। लेकिन आज भी मैं अंदर से वही हूँ, एक कचरा उठाने वाला। शायद ज़ॉइड मेरे बारे में सही था। और फिर हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एकिडना ज़ॉइड से बातें कर रही होती है और वो उसे बताती है, क्या तुमने कभी स्पिरिट आई के बारे में सुना है? ये वही है जिससे वो बेकार सा अप्रेजर इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया। अच्छा, तो ये वही चीज है जिससे वो नाली का कीड़ा इतना स्ट्रॉन्ग बन गया। तभी मैं सोचूं कि वो रातों रात ऐसे कैसे बदल सकता है। और फिर एकिडना उसे एक स्पिरिट आई ऑफर करती है और ज़ॉइड बिना सोचे समझे उसके लिए हाँ बोल देता है। जिसके बाद वो इस आई को ज़ॉइड की बॉडी में लगा देती है और वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। और अब वो देखने में एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर लग रहा होता है, लेकिन अब भी उसका दिमाग उसके कंट्रोल में था। चलो काम पर लग जाओ। और ये सुनते ही ज़ॉइड टाउन के ऊपर ऊंची ऊंची छलांगे लगाना शुरू कर देता है। अरे वाह, ये ताकत तो काफी कमाल की है। और तभी अचानक वो जॉलिन के साथ एक बंदे को नोटिस करता है और वहाँ पर जाते ही उस बंदे का सर खा जाता है। और ये देखकर जॉलिन की टांगे कांपना शुरू कर देती है, लेकिन वो ज़ॉइड की आवाज सुनकर ये पहचान जाती है कि ये बंदा ज़ॉइड ही है। और वो उसके सामने अपनी जान की भीख मांगने लगती है, लेकिन ये बंदा पटाख से ही जॉलिन का सर भी खा जाता है और पूरे टाउन में तबाही मचाना शुरू कर देता है। और जब सारे लोग इस टाउन से इधर उधर भाग रहे होते हैं तभी यूरी की नजर एक लड़की पे जाती है जो कि काफी घायल होता है। तो वो उसके पास जाकर उसे हील कर देती है और साथ में यहाँ से जाने के लिए भी कहती है। जिसके बाद वो ये नोटिस करती है कि इस जगह पर काफी सारे लोग हैं जो कि घायल हैं और वो ये फैसला करती है कि वो यहाँ से भागने की बजाय इन सभी की हेल्प करेगी। और यहाँ पर एकिडना अब भी ज़ॉइड से बातें कर रही होती है और वो ये कहती है, तुम ये सारा काम बंद करो और सबसे पहले तुम्हें स्पिरिट्स को मारना चाहिए। अगर वो मर गई तो ईएन अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और ये सुनते ही वो पटाख से यूरी के पीछे आ जाता है और जैसे वो उसे मारने वाला होता है तभी अचानक पीना अपने बैरियर का इस्तेमाल करती है और उसके पंच को रोक लेती है। और वो इस बैरियर को तोड़ने के लिए काफी सारे मुक्के मार रहा होता है। और तभी एकिडना ये बताती है कि तुम्हें स्पिरिट्स की पावर को कैंसिल करने के लिए एंटी स्पिरिट आर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये सुनते ही वो एंटी स्पिरिट आर्ट का इस्तेमाल करता है और अचानक से ही इस बैरियर को पूरी तरह से तोड़ देता है। और उससे बचने के लिए पीना दोबारा से अपने बैरियर का इस्तेमाल करती है, लेकिन इस बार वो काफी आराम से इसको तोड़ देता है। और ज़ॉइड को अपनी तरफ आते हुए देख पीना काफी डर रही होती है। और जैसे ही ज़ॉइड यूरी को पकड़कर उसे मारने ही वाला होता है तभी अचानक यहाँ पर ईएन की एंट्री हो जाती है और वो आते ही यूरी को छुड़ा लेता है। जिसके बाद ये सारे उसकी आंख में चले जाते हैं और ईएन अपने अप्रेजर का इस्तेमाल करके ये पता लगाता है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर कितना स्ट्रॉन्ग है, पर उसे इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ज़ॉइड ईएन के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है और इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और इससे बचने के लिए ईएन एक बैरियर बनाता है, लेकिन ज़ॉइड इस बैरियर को काफी आराम से तोड़ देता है। और एकिडना भी इस पूरी फाइट को देख रही होती है। इस तरह का मैजिक मेरे एंटी स्पिरिट आर्ट के सामने कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर ईएन थोड़ा घायल हो जाता है और तभी ज़ॉइड उससे कहता है, अबे वही कचरा उठाने वाली ईएन,
तुम मेरे सामने अब कुछ भी नहीं हो। और ये सुनने के बाद इयन समझ जाता है कि ये बंदा ज़ॉइड है। ओह, तो चलो आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया। और वैसे मुझे भी तुम्हारी तरह ही एक स्पिरिट आई मिल चुकी है, जिससे मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया हूँ। और ये बोलते ही वो इयन के ऊपर एक के बाद एक अटैक्स करना शुरू कर देता है, लेकिन इयन जवाबी कार्रवाई नहीं करता। वो बस इसके अटैक से बच रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि ये मॉन्स्टर एक इंसान है। तुम चाहे मुझसे कितना भी बच लो, लेकिन वो देखो जिन्होंने मेरा मजाक बनाया था, आज उनकी हालत क्या हो चुकी है। और इस तरफ इयन के नेगेटिव थॉट्स उसे परेशान कर रहे होते हैं। जब लोग तुम्हें कचरा उठाने वाला कहते थे तो तुम भी उनसे बदला लेना चाहते थे, तो तुम भी बिल्कुल इसी की तरह हो। जिसके बाद यूरी और उर्सुला इयन के सामने आ जाती हैं और वो उसे समझाना शुरू कर देती हैं। उर्सुला कहती है कि इस बंदे का दिल काफी साफ है और ये कभी भी अपने ऊपर बुराई को हावी होने नहीं देगा। और ये सारी बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे उसके नेगेटिव थॉट्स उसे दोबारा परेशान करने के लिए आते हैं, तो इस बार इयन उन्हें ओवरकम कर देता है और इस बंदे यानी कि ज़ॉइड से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। और ज़ॉइड की ये सारा कुछ देखकर फट रही होती है, क्योंकि इयन के अंदर से काफी सारा माना निकल रहा होता है। उर्सुला कहती है कि तुमने अपनी पावर्स को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए तुम स्पिरिट आई के पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसे ही ज़ॉइड उस पर अटैक करने के लिए आगे जाता है, तो इस बार इयन उसे काफी गंदा मारना शुरू कर देता है। और इतना पिटने के बाद ज़ॉइड एकिडना से और पावर्स की डिमांड करता है और वो उसे और पावर्स दे देती है, जिसके बाद वो एक बार दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन इस बार वो पहले से भी काफी गंदा और घटिया लग रहा होता है। और जब वो इयन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है, तो इयन भी उसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करने के लिए एकदम रेडी होता है। और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम ये देखते हैं कि ज़ॉइड एकदम नॉर्मल हो चुका है और वो इयन के सामने है। आखिरकार तुम मुझे बचाना क्यों चाहते हो? मुझे किसी को बचाने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे इसी बिहेवियर से काफी नफरत है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और इयन उसे समझाता है कि मेरी तरफ देखो, मैं कितना बदल चुका हूँ, लेकिन अब भी मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भी बदल सकते हो। और ये सारी बातें ज़ॉइड के दिल में घर कर जाती हैं और वो इयन का हाथ थाम लेता है। और यहीं से हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर ज़ॉइड अब नॉर्मल हो चुका है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और इयन ये समझ जाता है कि पक्का कोई ना कोई तो है जो कि ज़ॉइड का इस्तेमाल कर रहा था। और फिर रात में हमें एकिडना को दिखाया जाता है, जो कि उसी स्पिरिट आई को लेने के लिए आई होती है, जो कि उसने ज़ॉइड को दी थी। और वो ये कहती है कि सारा कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही चल रहा है और हमने इयन का सारा बैटल डेटा कलेक्ट कर लिया है और ज़ॉइड का मरना ये हमारे प्लान का हिस्सा था, लेकिन वो नहीं मरा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब काफी जल्दी वो टाइम आने वाला है जब मैं आपको दोबारा से जिंदा कर दूंगी। और यहाँ पर वो डीमन किंग की बात कर रही होती है। और जब अगली सुबह इयन आराम से बैठकर चाय पी रहा होता है, तभी यूरी उसके पास आती है और ये कहती है, सुनो इयन, क्या तुम मुझे किस करोगे? और ये सुनते ही वो काफी चौंक जाता है और वो इयन को समझाती है कि ये एक तरह का रिचुअल है जिससे गार्जियन और स्पिरिट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश होता है। और तभी यहाँ पर उर्सुला आ जाती है और वो भी यही बात कर रही होती है। मुझे कहते हुए काफी अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है। और अगर तुम यूरी को किस नहीं करोगे तो तुम दोनों के बीच में एक काफी अच्छा बॉन्ड और कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश नहीं होगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद इयन ये करने के लिए मान जाता है, लेकिन अभी वो बस यूरी के हाथ पर ही किस करने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर पीना और कुरोहिमे भी आ जाते हैं और वो दोनों आते ही इसको छेड़ने लगते हैं। अगर तुम दोनों मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे तो मैं ये किस कभी भी नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद ये सारे कमरे से बाहर चले जाते हैं और अब बस रूम के अंदर यूरी और इयन है। और जैसे यूरी उसे किस करने के लिए अपने होठ आगे बढ़ाती है, तो इयन की बॉडी कांपना शुरू कर देती है, क्योंकि ये बंदा तो उसके हाथ पर किस करने के बारे में सोच रहा था और यहाँ तो पासा ही पलट गया। लेकिन वो हिम्मत करके यूरी को किस करने के लिए आगे जाता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गलती से उसके फोरहेड पर किस कर देता है। लेकिन इससे भी ये रिचुअल पूरा हो जाता है। और फिर अगले सीन में हम एकिडना को देखते हैं, जो कि एक डीमन से मिलने के लिए आती है और इसका नाम है फैल्को। और वो ये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए डीमन किंग की तरफ से एक ऑर्डर लेकर आई हूँ और तुम्हें इस बंदे को मारना है, चाहे ये डीमन किंग का ऑर्डर है या फिर नहीं, लेकिन मैं इस कमजोर से इंसान को मार नहीं सकता। और एकिडना उसे बताती है कि इस बच्चे ने एंशिएंट ड्रैगन को भी आराम से मार दिया था। फैल्को कहता है कि उसे मारना इतना भी मुश्किल नहीं है, उसकी पावर्स एक नॉर्मल डीमन से थोड़ी सी ही ज्यादा होती है। लेकिन एकिडना के थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फैल्को इयन को मारने के लिए राजी हो जाता है और वो एक पोर्टल खोलकर ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आ जाता है और अब वो इयन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है। और जैसे ही वो इयन के पास पहुंचता है, वो ये कहता है कि मेरा नाम फैल्को है और मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सारे लोग अभी सो रहे हैं तो थोड़ा धीरे बात करो। और ये सुनने के बाद फैल्को की दिमाग की सटक जाती है और वो गुस्से में आकर इयन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी इयन उसकी एक जोरदार थप्पड़ मार
मारता है और वो उड़ता हुआ काफी पीछे जा रहा होता है। और तभी ईएन अचानक से उसके पास आ जाता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसका काम 25 कर देता है। और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम ये देखते हैं कि ईएन और क्लोडिया एक लाइब्रेरी के पास आ जाते हैं और उनके साथ यूरी भी होती है। और क्लोडिया कहती है कि मुझे इससे आगे जाने की परमिशन नहीं है। और जैसे ईएन अंदर जाता है तो वो आराम से इस गेट को पार कर लेता है, लेकिन जैसे यूरी अंदर जा रही होती है तो वो एक इनविजिबल बैरियर से टकरा जाती है और ये बैरियर काफी स्ट्रॉन्ग होता है, तो उर्सुला भी इसको पार नहीं कर पाती। जिसके बाद ईएन अकेले ही आगे जाने का डिसाइड करता है और यूरी उसे ख्याल रखने के लिए कहती है। और जैसे ही ईएन इस लाइब्रेरी के अंदर पहुंचता है तो ये लाइब्रेरी काफी बड़ी होती है और वो ये सोचता है कि यहाँ पर तो काफी सारी बुक्स हैं और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मैं वो इन्फॉर्मेशन ढूंढ पाऊंगा जो कि मुझे चाहिए, और पढ़ने से तो मेरा बचपन से ही 36 का आंकड़ा है। और तभी अचानक ऊपर से एक लड़की नीचे गिर रही होती है जिसको ईएन बचा लेता है और वो ये कहता है कि मेरा नाम ईएन है और ये लड़की यहाँ की लाइब्रेरियन है जिसे यहाँ की किताबों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है और इसका नाम है एलिस। और वो ये पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? वैसे मैं यहाँ पर हिडन डंजन के बारे में पता करने के लिए आया था ताकि मैं अपनी दोस्त को उसकी फैमिली से मिला सकूं। और ये सुनने के बाद एलिस उसे एक बुक देती है और ये कहती है कि हिडन डंजन के बारे में इस बुक के अंदर तुम्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन ईएन इस बात से काफी शॉक्ड हो जाता है जब एलिस उससे यूरी के बारे में पता करती है। और फिर अगले सीन में ईएन उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर इस किताब के हिसाब से वो हिडन डंजन होनी चाहिए, पर वो यहाँ पर नहीं होती। इसका मतलब मुझे दोबारा से जाकर एलिस से बात करनी होगी। और एलिस भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन सभी की बातें सुन रही होती है और फिर हमें पता चलता है कि एलिस भी एक स्पिरिट है। और तभी उसकी मॉम यानी कि अकाने यहाँ पर आ जाती है। तुमने ईएन को वो सही किताब क्यों नहीं दी? क्या तुम यूरी से मिलना नहीं चाहती? मुझे बाहर जाने से काफी डर लगता है क्योंकि वहाँ पर इंसान है जिन्होंने हमारी बड़ी बहन एकिडना को जान से मार दिया था। और इन दोनों की ऐसी ही बातें चलती रहती हैं। और तभी यहाँ पर ईएन भी आ जाता है और वो अकाने को देखकर ये कहता है कि शायद से तुम इसकी गार्जियन हो। और वो कहती है कि हाँ, मेरा नाम है अकाने। और जब ईएन उससे पूछता है क्या तुम यूरी से मिलना चाहती हो, पर अकाने उसको रोकते हुए ये कहती है कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जगह कासल के अंदर नहीं है, ये एक हिडन डंजन के अंदर है जो कि एक गेट से कासल के साथ कनेक्टेड है। और अकाने ये बताती है कि इन दोनों में से ही यानी कि यूरी और एलिस में से कोई भी इस डोर को पार नहीं कर सकता और अगर ऐसा होगा तो ये डोर ब्रेक हो जाएगा। और वो ये कहती है कि अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें उस हिडन डंजन के अंदर पहुंचना होगा जो कि इस लाइब्रेरी से कनेक्टेड है। और ईएन एलिस से बातें करने की कोशिश करता है पर वो इसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। और ईएन कहता है कि मैं तुम्हारी बातें समझता हूँ, पहले मैं भी बाहर जाने से काफी डरता था लेकिन मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिनके मिलने से मैं काफी स्ट्रॉन्ग बन गया और अगर तुम भी आगे बढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए एकदम तैयार हूँ। और ये सुनकर वो चौंक जाती है और ये सारी कहानी सुनाने के बाद ईएन यहाँ से जाने लगता है। और उसके जाने के बाद ये दोनों उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं और तभी एलिस को ये रियलाइज होता है कि वो ईएन से प्यार करने लगी है। और जब ईएन दोबारा से उसके पास उसी बुक का पता करने के लिए आता है तो वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर ईएन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए एकदम तैयार हूँ, मुझे बाहर की दुनिया में लेकर चलो। जिसके बाद एलिस उसे अपना स्पिरिट कोर दे देती है और अकाने भी अपना एक क्लोन उनके साथ भेज देती है। और यहाँ पर ईएन रास्ते में आने वाले सारे के सारे मॉन्स्टर्स को लपेटता हुआ एलिस को लेकर यूरी और बाकी सभी के पास पहुँच जाता है। और तभी अचानक यूरी ईएन को गले से लगा लेती है और ये देखकर एलिस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। और तभी ये बात पीना भी नोटिस कर लेती है और वो जल्दी से जाकर ईएन से चिपक जाती है और उसको बार बार आई लव यू बोल रही होती है। और वो ये कहती है कि देखो ये जगह भी खाली है। और जैसे यूरी वहाँ पर जाने वाली होती है तभी एलिस आकर ईएन से चिपक जाती है। देख रहे हो भाई, इस बंदे की किस्मत कितनी अच्छी है, कितनी सारी लड़कियाँ इसके पीछे पागल हैं और एक ये बंदा है जो कि किसी को भी भाव नहीं देता। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारी की सारी लड़कियां ईएन को घेर लेती हैं और उससे एक ही सवाल करती हैं, क्या वो एलिस को पसंद करता है। लेकिन ईएन इन सभी से परेशान होकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर ये लड़कियां उसको पकड़ लेती हैं। और उर्सुला कहती है कि तुम इस बच्चे को ऐसे परेशान मत करो। और ये सुनने के बाद सारी लड़कियां मान जाती हैं पर ईएन की नजर किसी और चीज पर जा रही होती है और वो है इन सभी लड़कियों की हॉटनेस पर। और तभी पीना उसकी गोद में आकर बैठ जाती है और उसको छेड़ना शुरू कर देती है। क्यों लग रही हूँ ना मैं एक नंबर की हॉट, इसकी भैंस की टैट, कहाँ फंस गया मैं। और तभी अकाने उसे अपना सेज स्टोन देती है और ये कहती है कि मैं हर जगह पर टेलीपोर्ट नहीं कर सकती तो तुम इसके जरिए मेरी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और उर्सुला अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इस सेज स्टोन को ईएन की आंखों में डाल देती है। अब एलिस ईएन के पास जाने की कोशिश करती है पर तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो ईएन के ऊपर गिर जाती है जिससे उसकी चड्डी नीचे हो जाती है। और ये देखकर यूरी काफी शॉक्ड हो जाती है, अभी यार ये क्या है, छोटा हाथी। और यहीं से हमारा सीन
चेंज हो जाता है और फिर हम जैस्पर और मीगन को देखते हैं जो कि ईएन से मिलने के लिए आए हुए होते हैं। और जैस्पर कहता है कि किंग ने तुम्हें एक और मिशन दिया है और तुम्हें सारे के सारे डीमंस को जान से मारना है। और ईएन इसके लिए हाँ भी कर देता है। पर तभी यहाँ पर उर्सुला आ जाती है और वो ये कहती है कि तुम शायद भूल रहे हो, हमारा भी एक मिशन है और हमें उस पर ध्यान देना है। लेकिन ईएन उसको समझा लेता है और सारी की सारी लड़कियां भी ईएन के साथ होती हैं। जिसके बाद हमें एक टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची भी होती है जो कि अपने डैड से ये कहती है कि डैड मुझे भूख लगी है, हमें बस थोड़ी आगे और जाना है और फिर तुम्हें ढेर सारा खाना मिल जाएगा। और ये सुनने के बाद वो खुश हो जाती है और ये पूछती है क्या ये जगह वैसी ही है जहाँ पर हमारी मॉम गई है, एकदम हेवन की तरह। और ये सुनते ही उसके डैड का मुंह लटक जाता है और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे लोग अचानक से ही अपना सर झुकाने लगते हैं। चलो बेटी तुम भी अपना सर झुका लो क्योंकि हमारे सामने लॉर्ड हाइड्रा आ चुके हैं। और यहाँ पर लॉर्ड हाइड्रा कोई और नहीं बल्कि एक डीमन होता है। और यहाँ पर एक आदमी इस बच्ची के पिता को बलि देने के लिए कहता है और वो अपनी बच्ची को आगे भेज रहे होते हैं। और ये बच्ची भी काफी खुश होती है क्योंकि ये काफी नादान है और उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। बेटा मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे साथ हेवन में नहीं जा सकता। और ये सुनने के बाद वो बच्ची रोना शुरू कर देती है। और जैसे ये बच्ची भागकर लॉर्ड हाइड्रा के पास जाती है तो ये बंदा उसको पकड़ लेता है। प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। वैसे हमारे बीच में एक डील हुई थी कि तुम हर महीने मुझे एक बच्ची यानी कि लड़की ला कर दोगे और मैं तुम्हारे काम को प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन आज तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है तो तुम सारे मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये बोलते ही वो सभी के ऊपर पॉइजन से अटैक कर देता है और इस बच्ची को छोड़कर सारे के सारे लोग तड़पना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही हाइड्रा इस बच्ची को खाने वाला होता है तभी एन मौके पर यहाँ पर ईएन आ जाता है और वो इसे बचा लेता है। और यूरी भी सभी लोगों को एक साथ हील कर देती है। जिसके बाद ईएन अपनी स्वॉर्ड निकालकर लॉर्ड हाइड्रा के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और उसे एक ही अटैक में मौत की नींद सुला देता है। और ये सारा कुछ देखकर सभी लोगों की फट जाती है और वो समझ जाते हैं कि ईएन वही बंदा है जिसने एंशिएंट ड्रैगन को हराया था। और अब ये सारे लोग काफी खुश हो रहे होते हैं। तभी ईएन उनसे पूछता है कि मैं यहाँ के लॉर्ड से मिलना चाहता हूँ। और तभी इन सब के मुंह लटक जाते हैं, अगर तुम यहाँ पर ना ही आते तो अच्छा होता। और अभी छोटी सी बच्ची ईएन को थैंक्स बोलकर सभी के साथ यहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद ईएन यहाँ की लॉर्ड से मिलने के लिए आ जाता है जिसका नाम है नीगन। और वो उससे यहाँ के डीमंस के बारे में पता करता है। लेकिन ये सुनने के बाद ये बंदा काफी चौंक जाता है, क्या डीमंस? वो तो यहाँ पर है ही नहीं। वैसे मैंने यहाँ पर आते हुए रास्ते में एक काफी बड़ी लॉर्ड हाइड्रा को भी जान से मार दिया है। और ये सुनते ही नीगन के हाथ कांपने शुरू कर देते हैं। ये तुमने क्या किया? वो अकेला ही था जो कि इस गांव को प्रोटेक्ट किया करता था, लेकिन वो ऐसा करने के लिए हर महीने एक बच्ची को जान से मारता था। नीगन उससे कहता है कि तुम्हें इससे क्या, अगर किसी एक के मरने से पूरे गाँव की जान बच रही है तो इसी में ही सबकी भलाई है। और ये सारी बातें सुनने के बाद ईएन यहाँ से चला जाता है और नीगन शीशे में देखकर ये कहता है कि शैडो तुम बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। वैसे हाइड्रा की रिप्लेसमेंट ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं है तो तुम टेंशन मत लो। और वैसे भी ये ईएन तुम्हारे लिए काफी बड़ी दिक्कत हो सकता है क्योंकि ये एक मॉन्स्टर है तो तुम्हें इसे जान से मारना होगा। और ये सुनने के बाद नीगन काफी खुश हो जाता है, अरे हाँ हम उसे जान से मार देंगे और थैंक यू शैडो हमें बचाने के लिए। वैसे कमजोर इंसानों को मैनिपुलेट करना काफी आसान होता है और कुछ टाइम के बाद तुम्हारे शरीर पर मेरा कब्जा होगा। और जब ईएन यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करता है तो ये सारे लोग उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे लोग लॉर्ड नीगन से डरते हैं। पर यहीं पर एक और बंदा होता है जो कि ईएन को सारा कुछ बताने के लिए मान जाता है और वो ये कहता है कि जब से हाइड्रा मरा है तो यहाँ पर मॉन्स्टर्स ने अटैक करना शुरू कर दिया है और यहाँ की सारी जमीन बंजर हो चुकी है। और ये सुनने के बाद ईएन अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके यहाँ की बंजर भूमि को दोबारा से हरा भरा कर देता है और साथ में एक प्रोटेक्शन वॉल भी बना देता है जिससे मॉन्स्टर इस गाँव के अंदर ना आ सके। और फिर ये बंदा एक पास्ट की कहानी बताता है और वो ये कहता है कि इस टेरिटरी के जो पिछले लॉर्ड थे वो काफी ज्यादा अच्छे थे, लेकिन जब से नीगन ने ये सारा कुछ संभाला है और लॉर्ड हाइड्रा के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट किया था तभी से इस टेरिटरी के बुरे दिन आने शुरू हो गए थे और जो भी उसके खिलाफ गया वो मारा गया। लेकिन तभी अचानक ईएन काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उनकी तरफ काफी सारे मॉन्स्टर्स बढ़ रहे होते हैं। मैं इन सबको जान से मार दूंगा और इस गाँव के ऊपर एक भी खरोच नहीं आने दूंगा। और अभी सारे के सारे गाँव वाले उन मॉन्स्टर्स की आर्मी को देख लेते हैं और उन सभी को ऐसा लगता है कि ये दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है और आज वो सारे मरने वाले हैं। और ये सारा कुछ देख
देखकर ईएन काफी गुस्से में आ जाता है और वो हवा में उड़ना शुरू कर देता है। मैं इन सभी के ऊपर एक भी खरोच नहीं आने दूंगा, चाहे ये मॉन्स्टर्स जितने भी हों, मैं इन सभी को जान से मार दूंगा। और ये उन सभी के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक भी करता है, पर ये मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा होते हैं और इस अटैक का उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और अब वो ईएन के पास आकर उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं और वो भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को पेल रहा होता है। और अभी सारे के सारे गाँव वाले यहाँ से कल्टी मार रहे होते हैं, लेकिन तभी वो पीछे पलटकर देखते हैं कि ईएन इन सभी मॉन्स्टर्स को काफी आराम से मार रहा है। अब वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर एक काफी खतरनाक अटैक करने के लिए अपनी अटैक रेंज को बढ़ा रहा होता है और धीरे धीरे उसे और भी ज्यादा बड़ा कर रहा होता है। और ऐसा करना उसकी बॉडी के लिए काफी खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी अटैक रेंज को काफी वास्ट करता रहता है। और अब ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स उसको घेर लेते हैं, लेकिन तभी अचानक ईएन अपना सबसे खतरनाक अटैक करता है और एक अटैक में सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मौत की घाट उतार देता है और आराम से इस बैटल को जीत जाता है। पर इतना ज्यादा फाइट करने के बाद उसकी बॉडी काफी थक जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और तभी यूरी उसको दोबारा से हील कर देती है और अब ये छोटी बच्ची भी उसे गले से लगा लेती है और सारे के सारे गांव वाले उसको थैंक्स बोल रहे होते हैं। जिसके बाद वही बंदा सामने आता है जिसकी जान ईएन ने बचाई थी और वही कहता है कि आखिरकार हम कब तक ऐसे जीते रहेंगे। इस बंदे ने बाहर से आकर हमारी जान बचाई, तो हमें भी अपनी जान बचाने के लिए लड़ना होगा। और ये सुनने के बाद सारे के सारे गाँव वाले मोटिवेट हो जाते हैं और वो भी लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। हम सारे उस निगन से डरते नहीं हैं, हम उसे सबक सिखा देंगे। क्या तुम सारे मेरे बारे में बात कर रहे हो? और निगन को देखते ही इन सभी की पैंट गीली हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे उसके सामने डटकर खड़े होते हैं। हम तुमसे डरते नहीं हैं और अब हम तुम्हारे सामने झुकने नहीं वाले। जिसके बाद निगन इन सभी को भड़काना शुरू कर देता है और वही कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये बंदा एक आम इंसान है? ये बंदा एक डीमन है, क्योंकि एक आम इंसान कभी भी इतनी बड़ी डीमन आर्मी को हरा नहीं सकता। लेकिन अब ये सारे बंदे उसकी बातों पर बिलीव नहीं कर रहे होते। तुम मेरी बातों पर विश्वास करो, ये बंदा हमारी टेरिटरी के ऊपर कब्जा करना चाहता है, लेकिन अब मैं आ गया हूँ तो मैं तुम सबको बचा लूंगा। और अब ये सारे के सारे गाँव वाले उसकी बेइज्जती करनी शुरू कर देते हैं कि हमें तुम्हारे जैसे लीडर की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो कि हमारे साथ लड़ सके, जैसे कि तुम्हारे फादर थे। और ये सुनते ही उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और उसे अपने फादर की एक झलक दिखाई देती है। प्लीज शैडो मेरी हेल्प करो। जिसके बाद वो अपने पास से एक मिरर निकालता है और जैसे वो उसे खोलने वाला होता है तो ईएन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके ये पता लगाता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। और वो ये समझ जाता है कि इस चीज के ऊपर भी कंसीलमेंट मैजिक का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि ज़ॉइड के ऊपर हुआ था। और वो इसे रोकने की काफी कोशिशें करता है, पर ये उस मिरर को खोल देता है। और अब निगन शैडो से बात कर रहा होता है और शैडो उससे कहता है कि तुम एक काम करो, इन सभी को जान से मार दो। और हाँ, इन सभी के साथ भी वही करना जो कि तुमने अपने पिता के साथ किया था। और यहीं से हमारी कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम निगन के फादर को देखते हैं जो कि सारे के सारे गांव वालों की हेल्प कर रहे होते हैं। और निगन भी उन्हें देखकर काफी खुश होता है और वो भी यही सोचता है कि वो भी बड़ा होकर सभी की हेल्प करेगा। लेकिन इस जगह पर सारे के सारे बच्चे निगन से काफी नफरत करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो निगन के साथ खेलेंगे तो वो भी बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि निगन की बॉडी काफी कमजोर होती है। और अब वो रोते हुए जा रहा होता है और तभी वो कुछ बंदों को ये बोलते हुए सुनता है कि निगन उनका सगा बेटा नहीं है, उन्होंने इसे गोद लिया है और वो तो लॉर्ड की तरह दिखता भी नहीं है। और ये सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते हुए यहाँ से जा रहा होता है। और तभी उसकी मुलाकात शैडो से होती है जो कि उसे अपना दोस्त बना लेता है, लेकिन ये दोस्ती उसे भारी पड़ती है और शैडो की वजह से उसके डैड मारे जाते हैं। पर निगन को इस बात की भनक नहीं होती। और अब प्रेजेंट में निगन शैडो से बातें कर रहा होता है और शैडो उससे कहता है, मुझे लगता है कि तुम अब भी नहीं समझे, वो तुम थे जिसने अपने डैड की जान ली है। अरे नहीं, मैं वो नहीं था, मैं तो उनकी जान बचाना चाहता था, लेकिन तुमने उन्हें बचाने के लिए जिस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया, मैंने उस बुक के अंदर से उसके शब्दों को बदल दिया, जिससे वो एक अमृत से जहर बन गई, यानी कि तुमने अपने डैड को जहर दिया। और ये सारा कुछ सुनने के बाद निगन काफी परेशान हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर शैडो उसकी बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और अब उर्सुला ईएन को ये बताती है कि शैडो कंसीलमेंट स्किल का इस्तेमाल कर रहा है और तुम अपने अप्रेजल का इस्तेमाल करने के बाद भी इसके बारे में पता नहीं लगा सकते। और ये सुनने के बाद ईएन को काफी गुस्सा आ जाता है और वही कहता है कि निगन कहाँ पर है? ये देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और वो बंदा काफी कमजोर था और मैंने उसके दिमाग के साथ बस थोड़ी सी छेड़छाड़ की है। और ये सारी बातें सुनने के बाद ईएन का खून खौलना शुरू हो जाता है और निगन ये बताता है कि तुम्हारे यहाँ पर आने से पहले मैंने सभी लोगों को डीमन वर्ल्ड में भेजना शुरू कर दिया था, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर आने के बाद ये सारा कुछ बर्बाद हो गया और तुम्हारी हाइड्रा को मारने के बाद मेरे पास बस एक ही काम बाकी है और वो है तुम्हें जान से मारना। और हाँ, अगर तुम मुझे मारोगे तो निगन की बॉडी
भी खत्म हो जाएगी, यानी कि वो भी मारा जाएगा। और ये बोलते ही वो ईएन के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है और ईएन उसके सारे अटैक से बचता हुआ उसे एक बैरियर के अंदर कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बैरियर को काफी आराम से तोड़ देता है। अरे सुनो बच्चों, वैसे हम डीमंस को एंटी स्पिरिट आर्ट आता है, तो इस तरह के मैजिक का हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि शैडो यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स को समन कर लेता है और ये सारे मॉन्स्टर्स इंसानों पर हमले कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ईएन अपनी स्किल का इस्तेमाल करके सारे के सारे इंसानों को बचाना शुरू कर देता है। पर तभी अचानक ईएन के मुंह पर एक जोरदार मुक्का पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अकेले हो? और फिर वो ईएन के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक्स करना शुरू कर देता है, लेकिन वो भी अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके इसके सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन इस स्किल का इस्तेमाल करने के बाद ईएन एकदम से फ्रीज हो जाता है। वैसे तुम मुझे मारकर इन सारे के सारे गांव वालों को बचा सकते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे मारने के बाद नीगन भी मर जाएगा और तुम ऐसा नहीं करोगे। और ये बोलते ही वो दोबारा से ईएन के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है और ये अटैक काफी खतरनाक होते हैं और ईएन भी इन अटैक्स को ब्लॉक नहीं करता, जिससे उसे काफी चोटें आ जाती हैं और वो आगे बढ़कर इस बंदे का कॉलर पकड़ लेता है। मैं तुम्हारे साथ साथ पूरे गांव को भी बचा लूंगा और मैं इसीलिए लड़ रहा हूँ। और वो पटाख से इसके सर पर एक जोरदार हेडबट मारता है, जिससे नीगन बेहोश हो जाता है और अब वो एक अलग ही दुनिया में आ जाता है। और ईएन उसे उठाने की काफी कोशिशें करता है कि तुम्हें इस जगह को प्रोटेक्ट करना होगा, जैसे कि तुम्हारे फादर किया करते थे। और ये सारी आवाजें उसे अंदर सुनाई दे रही होती हैं, जिसके बाद उसे अपने पास्ट की बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं कि किस तरह से गांव वाले उसके डैड की रिस्पेक्ट किया करते थे और वो भी सभी गांव वालों की स्माइल को प्रोटेक्ट करना चाहता था। और ये सारी बातें याद करने के बाद वो रोना शुरू कर देता है। और जैसे ही शैडो दोबारा से ईएन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है, तभी अचानक वो रुक जाता है, क्योंकि नीगन ने काफी हद तक अपनी बॉडी को दोबारा से कंट्रोल में कर लिया होता है। तुम्हारा शुक्रिया ईएन। और ये बोलने के बाद वो एक खंजर निकालकर सीधा अपने शरीर में घुसा देता है, जिससे शैडो और ये दोनों मारे जाएं। लेकिन ऐसा होने के बाद शैडो उसकी बॉडी से निकलकर इस छोटी सी बच्ची की तरफ जाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी ईएन उसके सर में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है और वो यूरी का इस्तेमाल करके नीगन को हील करना शुरू कर देता है। लेकिन वो काफी ट्राई करने के बाद भी इसको हील नहीं कर पाता, जिससे वो काफी सैड हो जाता है। लेकिन तभी अचानक यूरी बाहर आ जाती है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर इसको हील करना शुरू कर देती है और अब ईएन भी उसकी हेल्प कर रहा होता है और थोड़ी देर के बाद वो दोनों इसे पूरी तरह से हील कर देते हैं। आखिरकार तुमने मेरी जान क्यों बचाई, जबकि तुम मुझे सैक्रिफाइस करके इस पूरे गांव को बचा सकते थे। जिसके बाद सारे के सारे गांव वाले आगे आ जाते हैं और ये बंदा कहता है कि तुम इतनी जल्दी मर नहीं सकते, और वैसे भी अगर हम तुम्हें सैक्रिफाइस कर देते तो तुम में और हम में कोई भी अंतर नहीं रहता और तुम्हें अपने गुनाहों की माफी मांगनी है और साथ में भरपाई भी करनी है। और ये सारा कुछ करने के बाद यूरी काफी कमजोर हो जाती है और जैसे वो गिरने वाली होती है तभी ईएन उसको संभाल लेता है और अब सारी की सारी स्पिरिट्स यहाँ पर आ जाती हैं। लेकिन तभी एलिस ये नोटिस करती है कि इतना खतरनाक अटैक होने के बाद भी शैडो अब भी जिंदा है और वो रेंग रेंग कर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी पीना अपने बैरियर से उसे फंसा लेती है, जिसके बाद ईएन उसके पास आ जाता है और ये पूछता है, पहले मुझे ये बताओ कि मुझे मारने के लिए तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा? अरे हाँ, मैं तुम्हें सारा कुछ बता दूंगा, लेकिन प्लीज मुझसे वादा करो कि तुम मुझे जान से नहीं मारोगे। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, अब बताओ। और जैसे ही शैडो उस बंदे का नाम रिवील करने वाला होता है तभी अचानक वो फटकर मर जाता है। उर्सुला कहती है कि जरूर किसी ने इसके ऊपर स्पेल किया होगा कि अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक करता है तो ये फटकर मर जाएगा। और अब ईएन यहाँ से जा रहा होता है और ये सारे के सारे गांव वाले और खासकर नीगन भी उसे यहाँ पर रुकने के लिए कहते हैं कि प्लीज तुम यहाँ पर रुक जाओ और यहाँ के लॉर्ड बन जाओ। जिसके बाद ईएन ये सारी बातें जाकर किंग को बता देता है और अगले सीन में हमें जैस्पर को दिखाया जाता है जो कि ईएन को ये समझा रहा होता है कि देख भाई, तू यहाँ का लॉर्ड बन जा। अगर तू ऐसा कर लेता है तो तू काफी सारी हिडन डंजन्स को एक्सप्लोर कर सकता है। अच्छा ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। जिसके बाद वो किंग के सामने यहाँ के लॉर्ड बनने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और तभी क्लोडिया उसके ऊपर कूद जाती है, यानी कि अब हमारी शादी पक्की हुई। और अब यूरी भी ईएन को पकड़ लेती है और ये सारा कुछ देखकर एलिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। क्या बात है बड़ी बहन, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। और फिर हम दो लो लेवल के डीमंस को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। तुम्हें पता है कि एक लंगूर ने फेल्को और शैडो को जान से मार दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये नोबल डीमंस इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितना कि वो बताते हैं। लेकिन तभी अचानक से ये डीमन मारा जाता है और ये करने वाली एक लड़की होती है और इसने एक बंदे को पकड़ा हुआ होता है और ये उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन वो इसे छोड़ देती है। वैसे मेरा नाम है इयोना और मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन जल्दी से इस गंदगी को साफ करो। और अगली सीन में हम एकिडना को
देखते हैं जो कि अपने क्रिस्टल बॉल में ईएन पर ही नजर रख रही होती है। और तभी यहाँ पर इयोना आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसमें काफी इंटरेस्ट है। अरे हाँ, इंटरेस्ट क्यों ना हो, क्योंकि इसके पास काफी अलग और कीमती आंखें हैं। और इयोना भी इस बात को चेक करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। और एकिडना उसे एक मैप देती है और ये कहती है कि तुम्हें बस एक स्पिरिट को पकड़ना है, जिसके बाद ईएन खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। जिसके बाद इयोना अपने काम के लिए निकल जाती है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे लोग आराम से खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक स्पिरिट आ जाती है, जिसको देखकर ईएन काफी चौंक जाता है। और पीना ये बताती है कि ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी बहन है, जिसका नाम है कुर्श। जिसके बाद ईएन भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। और फिर कुर्श ये बताती है कि एक डीमन है जो कि यांद्रसिल पर अटैक कर रहा है। अच्छा, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा यांद्रसिल कहाँ पर है? और वो कहती है कि वो मेरे पीछे नहीं है, वो मी के यांद्रसिल के पीछे है। एलिस कहती है, क्या तुम उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हरा नहीं सकती? मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन मेरी पावर्स को कंट्रोल करना काफी मुश्किल है, जिससे सारा कुछ तबाह भी हो सकता है। और यहाँ पर कुछ खुद नहीं होती, ये तो बस उसकी एक स्पिरिट होती है। ईएन कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए वहाँ पर जरूर आऊंगा, तुम बस उन डीमंस को थोड़ी देर और रोक कर रखो। जिसके बाद ईएन एक जंगल के अंदर आ जाता है और वो अपनी आई का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक उर्सुला उसको रोक देती है। और जैसे वो ऊपर देखता है तो यहाँ पर काफी सारी मधुमक्खियां होती हैं, जिनको एक डीमन कंट्रोल कर रहा होता है। और ये डीमन एक लड़की होती है जिसका नाम है हॉर्नेट, कि मैं एक नोबल डीमन हूँ और तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे ये ईएन के ऊपर अटैक करती है तो ईएन गायब होकर फटाक से इसके पीछे आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड इसकी छाती के आर पार कर देता है। लेकिन ये हॉर्नेट उससे बच जाती है। मैं इन सारी मधुमक्खियों में से कोई एक हूँ, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मुझे ढूंढ कर दिखाओ। वैसे मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम सभी को ही खत्म करने वाला हूँ। और ये बोलने के बाद ईएन उन सारी की सारी मधुमक्खियों के ऊपर काफी खतरनाक अटैक्स करना शुरू कर देता है, जो देखकर हॉर्नेट की फटनी शुरू हो जाती है। और वो यहाँ से भागकर एक पोर्टल की तरफ जा रही होती है। और जैसी वो इसके अंदर जाने वाली होती है तभी अचानक इयोना इसके अंदर से आ जाती है। वैसे तुम कहाँ पर जा रही थी? और ये देखकर हॉर्नेट की टांगे कांपने लगती है। जिसके बाद इयोना उसे जान से मार देती है। और जैसे इयोना पलट कर देखती है तो ईएन उसके पीछे ही खड़ा होता है और वो ही कहती है कि मेरा नाम है इयोना और मैं 5th रैंक की नोबल डीमंस की हेड हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये वही डीमन है जिसके बारे में कुर्श ने हमें बताया था। और ये पावर के मामले में हॉर्नेट से काफी अलग है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ईएन उसके पास पहुंचकर उसके ऊपर मुक्कों की बारिशें करना शुरू कर देता है और उसे काफी गंदे तरीके से मारता है। और इतना पिटने के बाद भी इयोना स्माइल कर रही होती है। मुझे पिटकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, चलो किसी ने इतने लंबे टाइम के बाद मेरे मुंह से खून निकाल ही दिया। जिसके बाद वो ईएन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करती है और उसको ऐसा लगता है कि इस अटैक से ईएन का काम तमाम हो जाएगा। लेकिन ईएन इस अटैक को पैरी कर देता है और ये अटैक उल्टा आकर इसी को ही लग जाता है। और इस सभी से इयोना काफी शॉक्ड हो रही होती है, पहले इसने मेरे अटैक को पैरी कर दिया और अब मैं अपने अटैक को डॉच नहीं कर पाई, ये सारा कुछ न जाने क्या हो रहा है। लेकिन तभी अचानक ईएन अपनी स्वॉर्ड निकालकर इसके सर को धड़ से अलग कर देता है। लेकिन वो ये नोटिस करता है कि ये अब भी जिंदा है और वो ये बताता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर न जाने कितनी बार लेवल ड्रेन का इस्तेमाल किया है और जब जब मैंने तुम्हें हिट किया मैंने हर बार तुम्हारे ऊपर इसी स्किल का इस्तेमाल किया। और ये सारा कुछ सुनने के बाद इयोना काफी शॉक्ड हो जाती है। तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं काफी स्ट्रॉन्ग डीमन हूँ और मेरे पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कि कुछ चुने हुए डीमंस को ही मिलती हैं। लेकिन अब वो पावर्स तुम्हारे पास से जा चुकी हैं और तुम एक काफी कमजोर डीमन बन चुकी हो। अब इयोना के पास यहाँ से निकलने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। जिसके बाद वो एक पोर्टल खोलकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है और ये कहती है कि मैं तुम्हें हरा देती अगर तुम लेवल ड्रेन स्किल का इस्तेमाल नहीं करते। और ईएन भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है पर उर्सुला उसको रोक देती है। तुम्हारे पास पहले ही एक और इम्पोर्टेंट काम है। जिसके बाद एलिस ईएन को लेकर एक नई जगह पर आ जाती है और वो ये कहती है कि मैं और कुर्श तुम्हें इसके अंदर ही मिलेंगे। इस जगह को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि पक्का इसके अंदर कोई न कोई कीमती चीज है। एलिस ये कहती है कि कोई भी नॉर्मल आंखों से इस जगह को देख नहीं सकता। अच्छा, तो मैं इस जगह को इसीलिए देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पिरिट आई है। और तभी अचानक इनके सामने का दरवाजा खुल जाता है और ये एक काफी सुंदर जगह पर आ जाते हैं। और जैसे ये दोनों आगे जाते हैं तो ये सारे के सारी स्पिरिट्स ईएन की आंखों से बाहर आ जाती हैं और यूरी बाहर निकलते ही कुर्श को गले से लगा लेती है। जिसके बाद पीना और कुर्श मिलकर एलिस को छेड़ना शुरू कर देते हैं और ये सारा कुछ देखकर ईएन भी काफी खुश होता है। वैसे मी कहाँ पर है? कुर्श कहती है कि वो देखो वो सो रही है। और जैसे ईएन उसके पास जाकर देखता है तो वो ये नोटिस करता है कि मी एक काफी छोटी बच्ची है। ये तो काफी छोटी बच्ची है और मुझे इसे परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन पीछे जाते हुए उसका पैर एक लकड़ी पर पड़ जाता है जिससे मे उड़ जाती है और अपने सामने एक अनजान आदमी को देखकर वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। और अब ईएन उसे चुप कराने के लिए एक काफी अजीब सा फेस बनाता है और ये गंदा सा फेस देखकर
देखकर वो और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे यूरी उसके सामने आती है तो वो चुप हो जाती है और यूरी को गले से लगा लेती है। और अब वो अपनी सारी की सारी बहनों को देखकर काफी खुश भी हो रही होती है। चलो फाइनली ये चुप तो हुई। अरे नहीं, ये वही बंदा है जो कि बाहर से हमारे ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन यूरी उसे सारा कुछ समझा देती है और मैं ईएन से माफी मांगती है। अरे नहीं, ये सारी मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने तुम्हें आकर अचानक से चौंका दिया था। और अब ये दोनों काफी मस्ती करना शुरू कर देते हैं और ईएन उसे लेकर आसमान में चला जाता है। लेकिन इन सारी बहनों को काफी टेंशन हो रही होती है कहीं मैं ऊपर जाकर रोना धोना शुरू ना कर दे। लेकिन जैसे ही ईएन नीचे लैंड करता है तो मैं काफी खुश होती है और अब वो अपनी सारी बहनों को यहाँ से चलने के लिए कहती है। और ईएन कुश से पूछता है, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? अरे नहीं, मैं यहाँ पर रहकर इस पूरी जगह को प्रोटेक्ट करूंगी। लेकिन ईएन उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने क्लोन को यहाँ पर छोड़ दूंगा और साथ में बाहर एक बैरियर भी लगा दूंगा, तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। जिसके बाद वो अपना और मे का स्पिरिट कोर ईएन को दे देती है। और अब ईएन उर्सुला से बातें कर रहा होता है और वो ये बताता है कि पहले मैं काफी कमजोर था और मेरे अंदर बस नेगेटिविटी ही भरी हुई थी। लेकिन जब से मैं इन सभी से मिला हूँ तो मैं अपने आप को काफी लकी महसूस करता हूँ क्योंकि मैं इन सभी के चेहरों पर स्माइल ला सका हूँ और मैं स्माइल को हमेशा ही बरकरार रखना चाहता हूँ। और ये सारी बातें सुनने के बाद उर्सुला ईएन की जर्नी के बारे में सोच रही होती है कि पहले ईएन कैसा था और अब वो एक कैसा इंसान बन चुका है। और ये सोचने के बाद वो काफी इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद वो इन दोनों ही स्पिरिट कोर्स को ईएन की आंख में डाल देती है। जिसके बाद ईएन का दोबारा से लेवल अप हो जाता है और अब वो किसी का भी ऑरा देख सकता है। कुर्स कहती है कि तुम इस पावर का इस्तेमाल करके किसी भी चीज को गायब कर सकते हो, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स काफी ज्यादा हैं और मुझे इसके बारे में इतना ही पता है। और अब मैं अपनी पावर्स का नमूना दिखाना शुरू करती है जिससे वो काफी आराम से पेड़ों को कंट्रोल कर सकती है। और ये देखकर ईएन काफी शॉक्ड हो जाता है। मैं इस पावर का काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिसके बाद उर्सुला ईएन को ये बताती है कि हाई रैंक के डीमंस अपना ऑरा कंट्रोल कर सकते हैं। और वो ये कहती है कि तुम्हारे पास जो सेक्रेट सॉर्ड है, अगर उससे तुम किसी डीमन को मारते हो तो उसका ऑरा तुम्हारी सॉर्ड के अंदर आ जाता है। और ये सारी बातें सुनकर ईएन काफी खुश होता है और ये सॉर्ड भी उसको उर्सुला ने ही दी होती है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सारे के सारे डीमंस ईएन को मारने का प्लान बना रहे होते हैं। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे निगन की कासल में शिफ्ट हो चुके हैं और यहाँ पर ये सारे साफ सफाई में लग जाते हैं और अलग अलग टीम बनाकर यहाँ की सफाई कर रहे होते हैं। और जब ईएन अपना काम धाम निपटाकर बाकी सभी की हेल्प करने के लिए जा रहा होता है तो वो अपने सामने यूरी को देखता है जो कि दिखने में काफी सुंदर लग रही होती है। अरे क्या हुआ ईएन, क्या तुमने अपना सारा काम खत्म कर लिया? अरे हाँ, मैं अपना सारा काम खत्म कर चुका हूँ। वैसे ईएन, तुम मुझे ये बताओ कि मैं इन कपड़ों में कैसी लग रही हूँ? और वो थोड़ा शर्माते हुए ये कहता है कि तुम एक नंबर की पटाखा लग रही हो, बोले तो फुलझड़ी। और अब वो ईएन का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर जाती है और ईएन ये नोटिस करता है कि सारी की सारी लड़कियों ने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं और ये सारी लड़कियां काफी क्यूट लग रही होती हैं। लेकिन जैसे ही वो कुर्श को देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि कुर्श काफी हॉट लग रही होती है। और तभी अचानक पीना उसके लिए ड्रेस लेकर आ जाती है कि चलो तुम इसे पहन लो। अरे नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी उर्सुला उसको पेलना शुरू कर देती है, चुपचाप इसे पहन ले। और इसे पहनने के बाद ईएन काफी हैंडसम लग रहा होता है और ये देखकर एलिस शर्माना शुरू कर देती है और वो उसकी तरफ देखती भी नहीं है। और यूरी भी उसे देखकर काफी खुश हो रही होती है, तुम तो दिखने में प्रिंस लग रहे हो। और तभी अचानक यूरी उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसे डांस करने के लिए इनवाइट करती है। अरे नहीं नहीं, मुझे डांस करना नहीं आता। और एलिस ये सारा कुछ देखकर अंदर ही अंदर जेलस फील कर रही होती है। लेकिन यूरी उसे भी डांस करने के लिए इनवाइट करती है। जिसके बाद ये सारे डांस करना शुरू कर देते हैं और काफी एंजॉय भी करते हैं। और जैसे ही ये पार्टी खत्म होती है तो ईएन और यूरी आपस में बात कर रहे होते हैं और यूरी ईएन को थैंक्स बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे मेरी बहनों से मिलवा दिया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी बाकी बहनों से भी मिलवा दूंगा। और यूरी खुश होकर कहती है कि ये दिन मेरी लाइफ का काफी बेस्ट दिन है, तो चलो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा ही ऐसे दिन बरकरार रखूँ। और इसी के साथ हमारी इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनी सोल।